ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नोवेल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। 11 रोमांटिक शानदार डेट। पॉकेट नॉवेल शैली में अंजलि को यह मानना ही होगा कि वह एक ऐसी लड़की है जिसे सचमुच ध्यान का केंद्र बनना पसंद है। अभी की तरह जब ऋषभ उसे लेने आया, वह हैंडसम नौजवान अपनी कार से बाहर निकलते ही ध्यान का केंद्र बन गया। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था जो उस पर पूरी तरह से जंच रहा था, जिससे एक बहुत मजबूत आभा के साथ एक करिश्माई हवा आ रही थी। ऋषभ का स्वाभाविक आकर्षण एक बेहतरीन पूरक था, जिससे सभी की निगाहें उस पर पड़ रही थीं। लोग सोचने लगे, वह खुशनसीब लड़की कौन थी जिसे ऐसा हैंडसम नौजवान मिला था। फिर अंजलि नाटकीय रूप से पहुंची। उसने एक सुंदर, साधारण गुलाबी पोशाक पहन रखी थी। वह सुरुचिपूर्ण और सुंदर लग रही थी। उसके बाल बहुत अच्छे दिख रहे थे। एक लड़की जो इतनी खूबसूरत और चमकती हुई थी। लोग अचंभित होने लगे, उन दोनों को अविश्वास में घूर रहे थे। क्या वे अभी अभी एक राजकुमार और राजकुमारी की परिकथा की दुनिया में आ गए थे? ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाया और अंजलि ने तुरंत उसे पकड़ लिया। क्या तुम अब स्काईडाइन जाने के लिए तैयार हो? ऋषभ ने पूछा। बेशक। ऋषभ ने अंजलि के लिए कार का दरवाज़ा खोला, फिर उसे धीरे से बंद कर दिया। उसके बाद ही वह ड्राइवर की सीट पर गया। जब लोग अपने स्मार्टफोन से उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। असल में अगर वे उसे और अंजलि को ऑनलाइन वायरल कर सकते थे तो यह और भी बेहतर होता। क्या तुम्हें सच में ये पसंद है, अंजलि? जब वे कार के अंदर थे तो ऋषभ ने पूछा। अंजलि ने शर्म से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऋषभ हंसा और कहा, यह अच्छा है, क्योंकि स्काईडाइन के मालिक ने कहा कि हम बाद में टीवी पर दिखाए जाएंगे। किसी के लिए अपने साथी के साथ डिनर डेट के लिए स्काईडाइन किराए पर लेना दुर्लभ है। मुझे लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। ये सुनकर अंजलि बहुत हैरान थी। एक मिनट रुको, तुमने स्काईडाइन किराए पर लिया? तुम्हारा मतलब सिर्फ एक टेबल से है ना? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ अंजलि की बातों पर हंसा। अरे, क्या तुम्हारे नोट का मतलब पूरी जगह किराए पर लेना नहीं था? मैं दूसरे लोगों के साथ डिनर नहीं करना चाहता, ये बहुत शोरगुल वाला है। उस पल अंजलि मिश्रित भावनाओं से भर गई थी। एक तरफ वह इतनी भावुक हो गई थी कि वह रोना चाहती थी, दूसरी तरफ वह इतनी खुश थी कि वह खुशी से कूदना चाहती थी। लेकिन वह सब सिर्फ अंजलि के दिमाग में था। हकीकत में वह अभी भी ऋषभ की बातों से सदमे में थी। जब तक वे उस होटल में पहुंचे जहां स्काईडाइन स्थित था। स्काईडाइन सबसे ऊंची होटल की इमारत के ऊपर स्थित एक रेस्तरां था। एक शानदार रेस्तरां जो सिर्फ किसी के लिए खुला नहीं था। लेकिन क्या ऋषभ पूरी जगह किराए पर लेने में सक्षम था? क्या होगा अगर ऋषभ भुगतान नहीं कर सका और बाद में अंजलि को लागत चुकाने के लिए कहना पड़ा? अचानक अंजलि के दिमाग में डर आया। ऋषभ ने आत्मविश्वास से अंजलि का हाथ पकड़ा और होटल की इमारत में चला गया, सीधे लिफ्ट की तरफ गया जो खास तौर पर सीधे स्काईडाइन तक जाने के लिए बनाई गई थी। जब वे आखिरकार स्काईडाइन पहुंचे तो उनका स्वागत बड़े कैमरों से किया गया। उन्हें कैमरों को नहीं घूरने और स्वाभाविक रूप से व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था। कैमरामैन जहां भी जाते वे उनका पीछा करते। जब स्काईडाइन के दरवाजे खुले तो जगह पूरी तरह से खाली थी, वहां कोई और आगंतुक नहीं था। यहां तक कि जगह को अंजलि को जो पसंद था उसके अनुसार सजाया गया था। यह विभिन्न प्रकार के गुलाबी गुलाबों, प्यारे रिबन और रोमांटिक दिखने वाली मोमबत्तियों से भरा था। अंजलि उस पल बहुत भावुक लग रही थी, खासकर जब कोई उसके लिए गुलाबी गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता लाया। ऋषभ ने गुलदस्ता लिया, उसे अंजलि को दिया, फिर एक घुटने पर नीचे बैठ गया और उसे एक गुलाबी हीरे की अंगूठी पेश की। मुझे वह अंगूठी मिली जो तुम चाहती थी, अंजलि। हे भगवान, तुम इतने रोमांटिक क्यों हो, ऋषभ?
वह लड़की खुशी से भर गई क्योंकि गुलाबी हीरे की अंगूठी उसकी उंगलियों के बीच रखी गई थी। ये बिल्कुल खूबसूरत थी। अंजलि ने तुरंत ऋषभ को कसकर गले लगा लिया, जो खुशी से छलक रहा था। ये सब एक सपने के सच होने जैसा लगा। अंजलि ने हमेशा एक राजकुमार के आने और उसके साथ एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करने की उम्मीद की थी, और अब उसे अपना जवाब मिल गया था। वह वही नौजवान था जिसे हर कोई गरीब और दयनीय समझता था। पता चला कि वह वही हैंडसम राजकुमार था जिसे अंजलि हमेशा से चाहती थी। चलो डिनर शुरू करते हैं। अंजलि के लिए स्काईडाइन किराए पर लेने पर आपको 13.68 करोड़ रुपए मिलते हैं। पैसे खर्च करना और ज़्यादा पैसे पाना, क्यों नहीं? कुछ ऐसा ऑर्डर करो जो तुम सच में चाहती हो। अंजलि, कीमत की चिंता मत करो, ऋषभ ने कहा जब उन्होंने रेस्तरां के मेनू को देखना शुरू किया। तुम लागत को मेरे साथ बांटोगे नहीं, है ना? या मुझे सब कुछ का भुगतान करना होगा? अंजलि ने पूछा। ऋषभ उसकी बातों पर हंसा। तुम मजाक करने में अच्छी हो, अंजलि। बेशक मैं भुगतान करूंगा। डेट पर किसी लड़की के लिए भुगतान करना बेतुका है, लागत को बांटना तो दूर की बात है। एंजल, चिंता मत करो, बस जो तुम्हें पसंद हो वह ऑर्डर करो। अंजलि ने उन पकवानों को ऑर्डर करना शुरू कर दिया जो उसे पसंद थे। उसने ऋषभ के लिए भी ऑर्डर किया। एक पल इंतज़ार करें, मैं अभी खाने के लिए भुगतान करूंगा, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को चिंता है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ऋषभ ने वेटर से कहा। ठीक है, मैं सब कुछ का हिसाब करूंगा, सर। ऋषभ अंजलि की तरफ वापस मुड़ा, थोड़ा मुस्कुराते हुए। फिर भी लड़की को चिंता थी कि ऋषभ इसे खरीद नहीं सकता। अगर उसके पास पैसे थे तो वे रेस्तरां किराए पर लेने पर खर्च हो गए होंगे। लागत हजारों डॉलर की होनी चाहिए। कुल 1.08 करोड़ रुपए है, सर। मैं सब कुछ का भुगतान करूंगा, ये लीजिए। ऋषभ ने अपना कार्ड वेटर को दिया और वेटर ने ऋषभ के भुगतान को संसाधित किया। भुगतान सफल रहा, सर। ऋषभ और भी ज्यादा मुस्कुराया। देखा, जब पैसे की बात आती है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको 3.24 करोड़ रुपए मिले। जो कुछ भी तुम चाहते हो, ऋषभ को और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब मैं शांत हो सकती हूँ। ये रेस्तरां सच में बहुत महंगा है, हालांकि मैं यहाँ रहना चाहती थी, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं थी। तुम किस बात की चिंता कर रही हो, एंजल? क्योंकि मुझे गरीब होने के लिए धमकाया गया था। हो सकता है कि मैं तुम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतने समय से गरीब होने का नाटक कर रहा था। अंजलि ने गहरी सांस ली। हाँ, इसका अभी भी कोई मतलब नहीं है। ऋषभ ने उसकी बातों पर बस मुस्कुरा दिया। वह प्रणाली का उल्लेख नहीं कर सकता था, उसे पागल समझा जाता। उनका खाना आ गया। सब कुछ शानदार और बेशक स्वादिष्ट था। स्काईडाइन अपने स्वादिष्ट और शानदार खाने के लिए जाना जाता था। हालांकि रेस्तरां में प्रवेश की लागत खाने की लागत से अलग थी, फिर भी स्काईडाइन अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। साथ ही खाते समय वे शहर के खूबसूरत रात के नज़ारे का आनंद ले सकते थे। वह पहली विलासिता थी जो ऋषभ ने कभी अनुभव की थी। यह अद्भुत था, लेकिन अंजलि के सामने शांत दिखने के लिए ऋषभ को शांत रहना पड़ा। शानदार रोमांटिक डेट सफल रही। ऋषभ ने अंजलि को शहर के बीचों बीच उसके आलीशान आवासीय परिसर में उसके घर वापस पहुंचाया। अप्रत्याशित रूप से पूरा अंजलि का परिवार उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। अप्रिय नज़रों के साथ। 1 मिनट रुको, क्या वे ऋषभ को अपनी बेटी को उनकी अनुमति के बिना डेट पर ले जाने के लिए डांटने वाले थे? ओह, ये फिर से शुरू हो गया। क्या तुम झड़ने वाले माता पिता को संभाल सकते हो, ऋषभ? वे मेरे बारे में बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक हैं, अंजलि ने कहा। दरअसल लड़की बहुत निराश लग रही थी। ऋषभ ने कड़ी मेहनत से निगला क्योंकि घबराहट से उसका गला सूखा महसूस हुआ। 12 हरीनानी परिवार पॉकेट नॉवेल शैली में। आज आपका अंतिम मिशन अंजलि के माता पिता को जीतना है। आप किसी भी ज़रूरी तरीके का उपयोग कर सकते हैं और आपका इनाम एक एस स्तर की खाना पकाने की स्किल होगी। अगर आप इस मिशन को पूरा करने में असफल या मना करते हैं तो कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन हरीनानी परिवार के साथ आपकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। उफ, ऋषभ को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उस उच्च स्तर की खाना पकाने की स्किल को हासिल कर सकता है या नहीं, लेकिन वह इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। असल में ऋषभ माता पिता या बच्चों के साथ पेश आने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन वे एक अमीर परिवार हैं। वे ऋषभ की पिछली दुनिया से एक अलग दुनिया में रहते हैं। बेशक ऋषभ को इस बार उन्हें संभालने का आत्मविश्वास नहीं है।
हालांकि वह पीछे भी नहीं हट सकता। अंजलि की नज़रों में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। आखिरकार अंजलि ने उसे एक अच्छे नौजवान के रूप में देखा है। जब न तो ऋषभ और न ही अंजलि कार से बाहर निकले थे तो अंजलि के माता पिता कार के पास पहुंचे। अनिच्छा से ऋषभ कार से बाहर निकला। भावनाओं के मिश्रण के साथ उसने अंजलि के लिए दरवाज़ा खोला। अंजलि के माता पिता नर्म हो गए जब उन्होंने अपनी बेटी के प्रति ऋषभ के सज्जन व्यवहार को देखा। सावधानी से अंजलि का हाथ पकड़कर ऋषभ अंजलि के माता पिता के पास गया और उन पर गर्मजोशी से मुस्कुराया। ऋषभ को उम्मीद थी कि उन्होंने उसकी घबराहट से धड़कते हुए दिल की आवाज़ नहीं सुनी होगी। शुभ संध्या मिस्टर और मिसेज हरिनानी। मैं ऋषभ हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को ऐसी रोमांटिक डेट पर ले जाने की? अंजलि के पिता ने कहा। अंजलि की मां ने सिर हिलाया। हाँ, हम लाइव ब्रॉडकास्ट देखकर हैरान थे। तुम दोनों सच में रोमांटिक हो, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि तुम हमारी बेटी के लिए उपयुक्त हो या नहीं। तुम्हें हमें भी आमंत्रित करना चाहिए था, मैं भी वहाँ डिनर करना चाहता हूँ। एक युवा व्यक्ति, क्या वह एक पुरुष था, ने बीच में कहा। हालांकि उसमें एक सामान्य युवा व्यक्ति की काया थी, इस युवा व्यक्ति का एक खूबसूरत चेहरा था। स्त्री जैसी चेहरे की विशेषताओं के साथ उसका शरीर एक पुरुष जैसा था। ऋषभ उस पल क्या करे, ये सोचकर भ्रमित था। अंजलि के माता पिता और भाई बहन ऋषभ को इतनी जल्दी जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। अनिकेत, मैं डेट पर अपने परिवार को क्यों लाऊं? तुम बहुत परेशान करने वाले हो। ऋषभ एक अच्छा नौजवान है जो तुम लोगों को निराश नहीं करेगा। क्या तुम एक दामाद नहीं चाहते जो अमीर और माँ हंती हो? एक विनम्र और हैंडसम दामाद। मैं उसे पहले ही तुम्हारे पास लाई हूं और तुम अभी भी ऐसे हो। अंजलि ने कहा, उस पल साफ तौर पर बहुत नाराज थी। लेकिन उसकी बातों से ऋषभ को एहसास हुआ कि अंजलि का भाई एक खूबसूरत चेहरे वाला युवा व्यक्ति था। और ऋषभ को यह भी एहसास हुआ कि जब अनिकेत ने उस पर मुस्कुराया तो वह एक सामान्य मुस्कान नहीं थी, वह एक भयानक मुस्कान थी। खूबसूरत और मनोरोगी, ये दो एकदम सही शब्द थे जो अनिकेत की मुस्कान का वर्णन कर सकते थे। ऋषभ को अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। अंजलि का परिवार ऋषभ को घूर रहा था, उसे सिर से पैर तक देख रहा था। सब कुछ शानदार था। ऋषभ हैंडसम था, वह पूरे स्काईडाइन को किराए पर लेने में सक्षम था और उसने उसे एक दुर्लभ गुलाबी हीरे की अंगूठी दी थी। लेकिन उसकी गोरी त्वचा देखकर भी, जबकि हम एक उष्णकटिबंधीय देश में रहते हैं, मैं यकीन नहीं कर सकता कि वह एक मेहनती इंसान है, अंजलि के पिता ने कहा। ऋषभ यह सुनकर हैरान था, फिर उसने अपने हाथों को देखा। धत, उसकी त्वचा उसकी माँ जैसी थी। ऐसी त्वचा जो दूसरों की तरह टैन होने के बजाय सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर लाल हो जाती थी। और एक मेहनती इंसान के बारे में लोगों की धारणा एक टैन वाले व्यक्ति की होती है, क्योंकि वे एक उष्णकटिबंधीय देश में हैं। डैड, शश, अंजलि, अपने बॉयफ्रेंड को इसका जवाब देने दो। ऋषभ ने कड़ी मेहनत से निगला क्योंकि उसका गला बेहद सूखा महसूस हुआ। फिर उसने एक पल के लिए सोचा और मिस्टर हरिनानी के पिछले बयान का जवाब दिया। मेरी त्वचा का एक प्रकार है जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर लाल हो जाती है। इसलिए मैंने अपना ज़्यादातर समय घर के अंदर बिताया है। हालांकि मैंने चिलचिलाती धूप में भी काम किया है। मुझे लगता है कि एक मेहनती इंसान की परिभाषा हमेशा त्वचा के रंग से नहीं आंकी जाती। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कड़ी में हनत करते हैं लेकिन घर के अंदर रहते हैं। ऋषभ ने कहा। उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन ऋषभ शांत रहने और मुस्कुराने की कोशिश की। अचानक अंजलि के पिता जोर से हंसे। उन्होंने ऋषभ के कंधे पर भी थपथपाया। अंजलि की खूबसूरत माँ भी हंसी में शामिल हो गई, जैसे ऋषभ ने अभी अभी एक मजाक किया हो। तुम बहुत मज़ेदार हो, नौजवान। तुम्हारा नाम क्या है? ओह, ऋषभ। हा, तुम्हें चौंकाने के लिए माफ़ करना। हम बस हैरान थे कि हमारी प्यारी बेटी एक ऐसे नौजवान को डेट कर रही थी जिसे हम नहीं जानते थे। खासकर जब इसे टीवी पर दिखाया गया तो हमने सोचा कि यह सिर्फ एक मजाक था। हा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि अंजलि के पिता का थपथपाना काफी जोर का था और दर्दनाक महसूस हुआ, ऋषभ बस असहज रूप से हंसा। आपने अंजलि के माता पिता को जीत लिया है। आपका इनाम एस रैंक की खाना पकाने की स्किल है, जो सबसे ऊंचा स्तर है। आप कुछ भी पकाएं, भले ही वह बस ऐसे ही बनाया गया हो, आपका खाना फिर भी स्वादिष्ट लगेगा। खैर, खाना पकाने की स्किल बाद में ऋषभ के काम आ सकती है,
लेकिन हमने अभी तक खाना नहीं बनाया है और हमारा निजी शेफ छुट्टी पर है। कम से कम तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अनिकेत ने कहा। सुंदर लड़के ने ऋषभ को एक चालाक मुस्कान दी जिससे उसकी रीढ़ में फिर से एक सिहरन दौड़ गई। ओह, अगर मेरा होने वाला दामाद खाना बना सकता है तो यह और भी बेहतर होगा, अंजलि की मां ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि अनिकेत का स्वभाव उसकी मां से आया है, दोनों खूबसूरत और चालाक। ऋषभ भाग्यशाली है कि खूबसूरत अंजलि का स्वभाव उसके पिता से आया है। यह कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके लिए एक स्वादिष्ट भोजन पकाने में खुशी होगी अगर आप मेरा खाना पकाने की कोशिश करने को तैयार हैं। मैं एक रेस्तरां में काम करता था, ऋषभ ने कहा। अंजलि ने अपनी कोहनी से ऋषभ के बगल में मारा और फुसफुसाया, मजाक मत करो, क्योंकि मेरा परिवार खाने के बारे में बहुत पिकी है। उन्हें कोई खास पसंद या नापसंद नहीं है, लेकिन ऋषभ ने अंजलि पर मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हें बस इस बार मुझ पर भरोसा करने की ज़रूरत है, एंजल। अंजलि उस पल सिर्फ हार मान सकती थी। हालांकि उसे डर था कि ऋषभ उन्हें खुश नहीं कर पाएगा। दरअसल उनके पास एक निजी शेफ था जिसे वे जापान से लाए थे, क्योंकि वह अच्छे खाने के बारे में बहुत खास थे। आत्मविश्वास के साथ ऋषभ ने अंजलि के घर पर खाना पकाया। सभी सामग्री और खाना पकाने के बर्तन पूरे थे। अपनी एस्टर की खाना पकाने की स्किल के साथ ऋषभ आसानी से जानता था कि हर सामग्री के साथ क्या करना है। जब उसने ताज़ी मुर्गी उठाई तो वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि वह उससे क्या पकवान बना सकता है। हरिनानी परिवार ऋषभ को ऐसे देख रहा था जैसे वे एक दिलचस्प शो देख रहे हों। ऋषभ उस पल एक पेशेवर शेफ जैसा लग रहा था, जो सचमुच आश्चर्यजनक था। तुमने ऐसा नौजवान कहाँ पाया, अंजलि? अंजलि की मां ने फुसफुसाया। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन बस कुछ दिन पहले उसे अभी भी यूनिवर्सिटी में तंग किया जा रहा था। उसे गरीब हारा हुआ इंसान भी कहा जाता था। मैंने उसकी डेट स्वीकार करते समय कुछ भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। वह मुझे सबसे महंगे सैलून द क्वीन क्राउन में ले गया। वह मुझे स्काईडाइन भी ले गया और मुझे एक गुलाबी हीरे की अंगूठी दी। यह मेरे लिए सचमुच एक आश्चर्यजनक अनुभव था, अंजलि ने कहा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वे जिस अंजलि को जानते थे वह इतनी पिकी थी, फिर भी उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ यह सब कहा। अंजलि आखिरकार प्यार में पड़ सकती थी। 13 सुपरमार्केट पॉकेट नॉवेल शैली में। ऋषभ की आंखें खुली जब खिड़की के पर्दों के बीच से झांकती सुबह की धूप ने उसका स्वागत किया। आज सुबह कोई क्लास नहीं थी, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं। ऋषभ पूरे दिन अपार्टमेंट में ही रहना चाहता था, लेकिन क्या सिस्टम उसे अभी भी रोज का मिशन देगा? बेशक। ऋषभ लगभग उछल पड़ा जब सिस्टम की स्क्रीन अचानक उसके सामने आ गई। सिस्टम द्वारा चौंकने पर वह झुंझलाहट में गरजा। मुझे अभी इसकी आदत नहीं है, ऋषभ ने बुदबुदाया, फिर बैठ गया। आपको अभी भी मिशन मिलेंगे, और इसके अलावा कुछ मिशन ऐसे हैं जिन्हें आप घर पर रहते हुए भी पूरा कर सकते हैं, तो चिंता मत करो। खैर, इस बात से तो ऋषभ को और भी ज्यादा चिंता होने लगी। अगर वह सिर्फ घर पर होता तो सिस्टम उसे किस तरह के मिशन देगा? चूंकि उसका स्तर अभी भी कांस्य था, उसने सोचा कि यह अभी भी आसान होगा, है ना? ओह, आप कांस्य से रजत में जाने के लिए लगभग तैयार हैं, मालिक। आपने मिशन पूरे करने में बहुत मेहनत की है। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर एक भौं उठाई। क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने उन्हें पूरा नहीं किया तो यह और वह सज़ा मिलेगी? ऋषभ ने पूछा। ये सच है, लेकिन कुछ मिशन ऐसे भी हैं जिनकी कोई सज़ा नहीं होती, है ना? अगर आप चाहें तो उन्हें मना कर सकते हैं। समस्या यह है कि उन्हें पूरा करने पर ऋषभ को आकर्षक इनाम मिलते हैं। वह कैसे मना कर सकता था? लेकिन ऋषभ को कल 8 मिशन मिले थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जल्द ही रजत में प्रमोट कर दिया जाएगा। तुम मुझे फंसा हुआ महसूस करा रहे हो, ऋषभ ने शिकायत की। वह वापस लेटकर फिर से सोने ही वाला था, लेकिन उसका पेट अचानक जोर से गुर्राया। वह भूखा था। मैं सच में थक गया हूँ, मुझे सुबह इतनी जल्दी भूख लग गई है। ऋषभ ने अपना एडवांस स्मार्टफोन उठाया। घड़ी में सुबह के 10 बज रहे देखकर वह हैरान हो गया। वह ज्यादा सो गया था। असामान्य, लेकिन उसका बिस्तर इतना नर्म था। वह अपने बेहद आरामदायक बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। पहले ऋषभ के पास सिर्फ एक कठोर, असहज बिस्तर था। यहाँ तक कि ऋषभ को 1 महीने से ज्यादा समय तक अपने कमरे की सफाई करने का समय नहीं मिला था, तो उसके गद्दे पर अचानक खटमल आ गए थे।
वह भयानक जीवन, ऋषभ उसे फिर से नहीं दोहराएगा। कभी नहीं। वह 7, 8 या उससे ज़्यादा मिशन लेगा जब तक कि वह फिर से गरीबी में न आ जाए। चाहे वह पसंद करे या न करे, ऋषभ को आज खाना पकाना होगा ताकि वह जल्दी खा सके। लेकिन दुर्भाग्य से वह भूल गया कि उसकी रसोई में रेफ्रिजरेटर में कोई सामग्री नहीं थी। ऋषभ ने निराश भाव से रेफ्रिजरेटर को फिर से बंद कर दिया। ये बेकार है अगर रेफ्रिजरेटर इतना एडवांस है लेकिन खुद को फिर से स्टॉक नहीं कर सकता। आपका पहला मिशन निकटतम सुपरमार्केट में अपनी ज़रूरतों पर 2.4 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा खर्च करना है। रकम उससे कम नहीं हो सकती। आपका इनाम आपके द्वारा खर्च की गई रकम का 5 गुना कैशबैक है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस पास के रेस्तरां से खाना ऑर्डर कर सकता हूं, ऋषभ ने मना कर दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम सचमुच चाहता है कि ऋषभ खरीदारी करे। अगर आप इस मिशन को मना करते हैं तो आपके फंड में 2.4 करोड़ रुपए की कमी की जाएगी। ऋषभ की आंखें अविश्वास में फैल गईं। ये चालाकी है, तुम हमेशा मुझ पर दबाव डालते हो और मुझे उन मिशनों का पालन करने के लिए मजबूर करते हो। उद्धरण चिन्ह, आपके पास अब से 1 घंटा है। ऋषभ झुंझलाहट में गरजा, लेकिन उसके पैर पहले ही अपने कमरे में वापस जा रहे थे ताकि वह अपनी ग्रे हुडी पहन सके। अनिच्छा से वह अपने आरामदायक, शानदार अपार्टमेंट से बाहर निकला। भूमध्यरेखीय क्षेत्र और उसके आसपास का मौसम हाल ही में अच्छा नहीं रहा था, खासकर उन बड़े शहरों में जहां हरियाली सीमित है। ये चिलचिलाती धूप थी। भले ही सुपरमार्केट सड़क के पार था, ऋषभ फिर भी बाहर जाने के लिए बहुत आलसी था। इसके अलावा उसे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी जितनी वह पहले करता था। अपने सिर को हुडी से ढंक कर ऋषभ अपार्टमेंट की इमारत से बाहर निकला। चिलचिलाती गर्मी ने तुरंत उसका स्वागत किया। ऋषभ अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था क्योंकि यह बहुत तेज रोशनी थी। वह तेजी से चला, अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही वह एयर कंडीशन सुपरमार्केट में गया, उसे राहत महसूस हुई। ये निकटतम सुपरमार्केट था और वहाँ सबसे बड़ा भी था। 2.4 करोड़ रुपए तक की खरीदारी। मुझे लगता है कि यह काफ़ी आसान है, ऋषभ ने बुदबुदाया। वह सीधे वहाँ गया जहाँ महंगे मीट रखे थे, एक जगह जहाँ से ऋषभ पहले हमेशा बचता था। उसने वैग्यू A5 और अन्य मीट खरीदा जो उसे पसंद थे, जैसे कि चिकन, भेड़ का बच्चा और अन्य। ऋषभ ने सबसे महंगा लॉबस्टर, बड़ी झींगा, सब्जियां, मसाले और कुछ भी जो उसे लगता था कि उसे ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, वह भी लिया। लेकिन दुर्भाग्य से जब सब कुछ जोड़ा गया तो ये सिर्फ 2,08,000 रुपये था। ऋषभ को यकीन था कि वह वहाँ सबसे महंगा मीट लाया था, जिसका वज़न 1 किलोग्राम था। ऋषभ वहाँ 2.4 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकता था? रकम इतनी ज़्यादा क्यों थी? और सुपरमार्केट में क्यों? ऋषभ उलझन में था क्योंकि सिर्फ 20 मिनट बचे थे। 1 मिनट रुको। सिस्टम ने यह नहीं कहा कि 2.4 करोड़ रुपए खर्च करना खास तौर पर ऋषभ के लिए ही था। वह इसे दूसरों पर भी खर्च कर सकता था, है ना? आप ऐसा कर सकते हैं, मालिक, लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऋषभ तुरंत सुपरमार्केट के कर्मचारी के पास गया जो एक माइक्रोफोन के साथ नए उत्पादों का प्रचार कर रहा था। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं, मैं यहां आपके सभी किराने के सामान का भुगतान करूंगा। और मैं गंभीर हूं। वहां के लोग ऋषभ पर ध्यान देने लगे। उनमें से कुछ ने तुरंत ऋषभ को उस नौजवान के रूप में पहचान लिया जो पिछली रात स्काईडाइन में डेट पर था, क्योंकि टीवी स्टेशन ने इसे लाइव प्रसारित करने का फैसला किया था। चूंकि लोगों को मुफ्त चीज़ें पसंद हैं, उन्होंने तुरंत बेतहाशा खरीदारी करना शुरू कर दिया और जो कुछ भी उनके हाथ लगा, वह ले लिया। ऋषभ भाग्यशाली था क्योंकि यह सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, इसलिए वहां हर दिन बहुत से लोग खरीदारी करते थे। सुपरमार्केट मैनेजर जल्दी से हंगामा सुनकर पहुंचा। ऋषभ ने जल्दी से अपने कार्ड को भुगतान के रूप में सौंप दिया। मैनेजर ने ज़्यादा कुछ कहे बिना ऋषभ का कार्ड ले लिया। वहां के कैशियर ग्राहकों की खरीदारी गिनते रहे। ऋषभ बेपरवाही से आइसक्रीम खाते हुए इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करने वाले लोगों की लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वह बस ये जानना चाहता था कि क्या उसके पास 2.4 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था। समय समाप्त। आपकी कुल खरीदारी 2.05 करोड़ रुपए है और यह सहमत रकम को पूरा नहीं करती है। मैं किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हूँ, ऋषभ ने बुदबुदाया, सिस्टम द्वारा ठगा हुआ महसूस करके नाराज़ होकर।
सिस्टम एक और मौका देता है, लेकिन 2.4 करोड़ रुपए अभी भी लिए जाते हैं। पहला मिशन फिर से खोला गया है। आप कतार खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं और आपके द्वारा खर्च किए गए का 5 गुना इनाम पा सकते हैं। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, ऐसा लगा कि सिस्टम नहीं चाहता कि वह हार जाए। उसकी हिम्मत वापस आ गई, हालांकि पहले जितनी ज्यादा नहीं। माफ कीजिए। ऋषभ एक अधेड़ उम्र की महिला की तरफ मुड़ा जिसने एक छोटे बच्चे को पकड़ रखा था। महिला और उसका बच्चा बहुत साधारण दिख रहे थे। वे बच्चे के लिए बहुत सारे किराने का सामान और खिलौने ले जा रहे थे। ऋषभ बच्चे पर मुस्कुराया। उसे प्यारे छोटे बच्चे पसंद थे। क्या आप ही वह हैं जो सबके किराने के सामान का भुगतान कर रहे हैं? धन्यवाद नौजवान, आप बहुत दयालु हैं। आपके बिना हमारा परिवार शायद एक हफ्ते के लिए सिर्फ 5 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स खा पाता। आपकी वजह से हम अच्छा खा सकते हैं। हम वादा करते हैं कि हम ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम किसी दिन आपकी तरह बन सकें, महिला ने कहा। ऋषभ महिला की बातों से भावुक हो गया। फिर उसने वहां हर कैश रजिस्टर के आसपास की लंबी लाइनों को देखा। उनमें से बहुत से लोग साधारण दिख रहे थे और कुछ साफ तौर पर गरीब पृष्ठभूमि से थे। ऐसा लगा कि ऋषभ को परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि उसका मिशन असफल हो गया था। अपने द्वारा प्राप्त किए गए पैसे से लोगों की मदद होते देखकर वह बहुत खुश था। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। आपका परिवार अच्छा खाए, ऋषभ ने कहा। दूसरों की मदद करने के आपके सच्चे दिल की वजह से आपका इनाम गुना किया जाएगा। आपको सुपरमार्केट में खर्च किए गए का 10 गुना मिलेगा। 14 लीना के लिए खाना बनाना। पॉकेट नॉवेल शैली में आपका आज का पहला मिशन पूरा हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपने अपने आसपास के लोगों पर 45.2 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपको 4.52 करोड़ रुपए का कैशबैक मिला है। आपको प्रतिष्ठा और आकर्षण के लिए जोड़ 5 का अतिरिक्त इनाम मिला है। आपके खाते में 6 अंक जोड़े गए हैं। चूंकि आपने 30 सिस्टम अंक अर्जित किए हैं, आपको रजत स्तर पर आगे बढ़ने के लिए केवल 20 और अंकों की आवश्यकता है। आज के लिए आपकी स्थिति यहाँ दी गई है। नाम ऋषभ खां। उम्र 21 साल। स्तर कांस्य। उपनाम उदार नौजवान। अंक 30। बुद्धि 14/100। आकर्षण 24/100। प्रभाव 14/100। प्रतिष्ठा 25/100। ताकत 20/100। ऋषभ अपने सिस्टम से सभी सूचनाओं को देखते हुए मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया। उसने सिर्फ 5 लाख रुपये खर्च करके 5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे। यह अविश्वसनीय है। अब ऋषभ अपने शांत और आरामदायक लग्जरी अपार्टमेंट में वापस आ गया था। बाहर की तरह चिलचिलाती धूप नहीं थी। ऋषभ की संवेदनशील त्वचा आसानी से जल सकती थी, और जब उसे पसीना आता था तो उसे अपनी त्वचा पर आसानी से खुजली महसूस होती थी। उस समय जब वह कड़ी मेहनत करता था तो पसीना आना आम बात थी, और ऋषभ को अपनी संवेदनशील त्वचा से परेशान होना भी आम बात थी। वह सोचता था कि उसे इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह निराश था क्योंकि उसका शरीर, जो विलासिता के लिए बेहतर था, वह बाहर कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर था। हर दिन चिलचिलाती धूप या भारी बारिश से निपटना पड़ता था। 4 मौसमों वाले देश में जाने के लिए ऋषभ के पास पैसे नहीं थे। लेकिन सिस्टम से जुड़ने के बाद ऋषभ ने सोचा, अपने ही देश में विलासिता से रहना एक खूबसूरत बात थी। वह आसानी से पैसे कमा सकता था और आसानी से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को पा सकता था। रुको, नहीं, अंजलि को पाना आसान नहीं था। ऋषभ को कयान का सामना करना पड़ा, जो अंजलि के अपने परिवार से भी ज्यादा आक्रामक था। और अनिकेत, 17 साल का लड़का जो हमेशा ऋषभ को ऐसे घूरता था जैसे वह किसी भी पल उसे मारने के लिए तैयार हो। फिर भी अनिकेत का चेहरा एक आदमी के लिए बहुत प्यारा और खूबसूरत था। अनिकेत एक स्त्री जैसी विशेषताओं वाला या उभयलिंगी चेहरे वाला आदमी था। जब ऋषभ अपने स्मार्टफोन की घंटी बजने पर अपने खरीदे हुए वैग्यू गोश्त को अपने खास मसाले के साथ एक क्लासिक स्टेक में पकाने में व्यस्त था, ऋषभ ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया, अभी भी नॉन स्टिक पैन में मांस पर नजर रख रहा था। नमस्ते। क्या? ओह, माफ करना, मैं भूल गया। तुम कहाँ मिलना चाहती हो? ऋषभ ने स्टोव बंद कर दिया और लीना की कॉल को ध्यान से सुना। ऋषभ को अचानक याद आया कि उसे और लीना को एक काम पूरा करना था। लीना इसे आज करना चाहती थी क्योंकि उन दोनों की कोई योजना नहीं थी। हालांकि लीना किसी कैफे या सार्वजनिक जगह पर नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि वह सहज महसूस करती थी
अगर तुम किसी कैफ़े में नहीं मिलना चाहती, तो मेरे अपार्टमेंट में कैसा रहेगा? मैंने आज बहुत खरीदारी की। वैसे भी दोपहर का खाने का समय हो गया है, तो हम एक साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। आज का दूसरा मिशन लीना का पसंदीदा भोजन पकाना और उसके पसंदीदा मिठाई को भी तैयार करना सुनिश्चित करना है। आपका इनाम सभी गुणों में जोड़ 1-0 है। जैसे ही ऋषभ ने बोलना खत्म किया, सिस्टम ने उसे पहले ही एक नया मिशन दे दिया था। यह अचानक ऋषभ के चेहरे के ठीक सामने दिखाई दिया। भले ही इनाम सिर्फ अतिरिक्त स्थिति अंक थे, फिर भी यह एक बड़ा बोनस था। ऋषभ के अपार्टमेंट में आने के बारे में लीना फोन पर बहुत हिचकिचा रही थी। खैर, कोई आश्चर्य नहीं। कौन सी महिला एक अकेले रहने वाले आदमी पर भरोसा करेगी? अगर तुम सहमत हो, तो मैं तुम्हारा पसंदीदा भोजन और मिठाई भी बनाऊंगा, ऋषभ ने कहा। उसने सोचा कि ऋषभ कुछ बनाने जा रहा है। ये सुनकर लीना बहुत रोमांचित होगी। लेकिन लीना का जवाब था, मैं डाइटिंग पर हूँ ऋषभ। डाइटिंग? लेकिन कृपया, मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़्यादा कैलोरी वाला कुछ भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा, अगर तुम बहुत सारे प्रोटीन खाते हो तो डाइटिंग बेहतर होती है। मैं तुम्हारे लिए स्टेक भी बनाऊंगा, ऋषभ ने कहा, सभी गुणों के लिए अतिरिक्त 10 अंक पाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मैं सच में डाइटिंग करना चाहती हूँ। आह, धत, क्या होगा अगर हम खाने के बाद एक साथ व्यायाम करें? मैं तुम्हारे साथ व्यायाम करूंगा ताकि तुम्हारी डाइट सफल हो। कृपया। लीना एक पल के लिए चुप रही, जिससे ऋषभ डर गया कि वह मना कर सकती है। हालांकि, लीना के अगले जवाब ने ऋषभ को बहुत खुश कर दिया। ठीक है, ऋषभ, लेकिन मेरा पसंदीदा भोजन तली हुई कीमा है जिसे ब्रेड क्रम्ब में लपेटा गया हो। मिठाई के लिए, मुझे पुडिंग और आइसक्रीम पसंद है, लीना ने शर्माते हुए कहा। ध्यान दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा और तुम्हें इसका पछतावा नहीं होने दूंगा, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। कॉल खत्म हो गई। ऋषभ ने लीना को अपने नए अपार्टमेंट का पता भेजा। ओह, ऋषभ लगभग भूल गया था। उसे अंजलि को सूचित करना था, क्योंकि उसने अपने खाली समय के दौरान ऋषभ की गतिविधियों की तस्वीरें मांगी थीं। उस दिन अंजलि की क्लास का शेड्यूल था और सबसे मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांडों में से एक के लिए मॉडलिंग के लिए एक फोटोशूट भी था। खैर, अंजलि सच में बहुत मशहूर थी। उसका चेहरा अक्सर सौंदर्य या स्किन केयर उत्पादों के लिए एक मॉडल के रूप में दिखाई देता था। दरअसल, अंजलि अब युवा महिलाओं के लिए एक कपड़ों की लाइन के लिए भी एक मॉडल थी। ऋषभ समझ गया कि सिर्फ एक बार टीवी पर दिखाई देने से इतने सारे लोग उसे क्यों पहचान गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंजलि का चेहरा पहले से ही बहुत मशहूर था। कोई आश्चर्य नहीं कि ऋषभ का उपनाम बदल गया था। उदार नौजवान, एक अच्छा उपनाम था। लीना के लिए खाना बनाने का समय है। ऋषभ ने वही पकाया जो लीना ने उसे बताया था, यानी कीमा जिसे अंडे से ढका गया था, फिर ब्रेड क्रम्ब और फिर तला गया। चूंकि ऋषभ को यह नहीं पता था कि लीना को किस तरह का मांस पसंद था, उसने इसे वैग्यू चिकन और लॉबस्टर से बनाया। ऋषभ ने मिल्क पुडिंग और चॉकलेट पुडिंग भी बनाए। आइसक्रीम के लिए, उसके फ्रिज में पहले से ही कई स्वाद थे। सब कुछ तैयार था। ऋषभ ने खाना रखा, फिर सफाई की और अपने कपड़े बदल लिए। घंटी बजी। ऋषभ ने जल्दी से अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला। लीना एक हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुए थी जिसके साथ एक बैंगनी रंग का बुना हुआ कार्डिगन था। वह अपने लंबे बालों में एक गुलाबी रिबन क्लिप के साथ प्यारी लग रही थी। ऋषभ समझ नहीं पाया कि इतनी प्यारी मीठी लड़की डाइटिंग करने की क्यों सोचेगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लीना ने घबराते हुए पूछा। ऋषभ ने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपने ख्यालों से बाहर आया। ओह, ज़रूर, अंदर आओ। हम पहले दोपहर का भोजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं असल में भूखा हूँ। उसके बाद, हम असाइनमेंट पर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। लीना ने सिर हिलाया और ऋषभ के अपार्टमेंट में प्रवेश किया। वह ऋषभ के अपार्टमेंट की साफ सफाई से हैरान थी। सब कुछ साफ सुथरा था। लीना की कल्पना में, एक आदमी का अपार्टमेंट या एक आदमी का कमरा गंदा होता, बिल्कुल कयान के कमरे की तरह। लेकिन यह असल में बहुत साफ सुथरा था। इसमें वनीला, लिली और चमेली जैसी सुगंध भी थी। ऋषभ के शरीर की सुगंध भी वैसी ही थी। लीना को सच में वह नर्म, सुगंधित खुशबू पसंद आई। चलो यहाँ खाते हैं। लीना डाइनिंग टेबल को देखकर हैरान थी जो स्वादिष्ट भोजन और कुछ गुलाबों और लिली की व्यवस्थाओं से भरी थी। मैंने सोचा था कि महिलाओं को फूल पसंद होते हैं, और मैं चाहता था कि तुम यहाँ आराम करो। तो हाँ,
मैंने फूलों के साथ डाइनिंग टेबल पर देखा। क्या तुम्हें ये पसंद है? ऋषभ ने पूछा। लीना ने अपने निचले होंठ को काट लिया, उसे पता नहीं था कि कैसे जवाब देना है। हाँ, ये ठीक है, लीना ने कहा, लेकिन वह असल में कहना चाहती थी, हाँ, मुझे ये पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद है, जिसमें तुम भी शामिल हो, ऋषभ। लेकिन बेशक, लीना ने सिर्फ अपने सिर में ये चिल्लाने की हिम्मत की। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। 15 लोगों की मदद करना। पॉकेट नॉवेल शैली में लीना के साथ अपना होमवर्क करते हुए लंबे समय तक बैठने के बाद ऋषभ ने अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को ताना। उन्होंने जल्दी से काम खत्म कर लिया क्योंकि लीना बहुत गंभीर थी। ऋषभ भाग्यशाली था कि उसे लीना जैसा साथी मिला। चूंकि सब कुछ हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। लीना ने जल्दी से ऋषभ को रोका। ऋषभ की आंखें फैल गईं। घर? इतनी जल्दी क्यों? अगर हम कुछ करें? क्या मैंने तुम्हें जिम में साथ देने का वादा नहीं किया था? उद्धरण चिन्ह। लीना ने एक गहरी सांस ली, फिर ऋषभ से नजरें हटाईं। ऋषभ के पास रहने से लीना उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगेगी। हालांकि ऋषभ अंजलि को डेट कर रहा था, जो लीना की बहुत खूबसूरत चचेरी बहन थी। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, चलो कल व्यायाम करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम कहाँ व्यायाम करना चाहती हो? क्या तुम सारिका नदी जाना पसंद करोगी? हम वहाँ घूम सकते हैं। अगर तुम किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहती हो तो हम जिम जा सकते हैं, ऋषभ ने कहा। लीना सोचते हुए अपने निचले होंठ को काट रही थी। उस पल उसे एहसास नहीं हुआ कि वह अपने होंठ को बहुत जोर से काट रही थी, जिससे ऋषभ को चिंता हुई कि कहीं उसे चोट न लग जाए और खून न बहने लगे। फिर ऋषभ ने अपना हाथ बढ़ाया, लीना को अपने निचले होंठ को काटने से रोका। अपने खूबसूरत होंठों के साथ ऐसा मत करो, उनसे खून निकलने लगेगा। ऋषभ के अंगूठे से उसके होंठ को धीरे से पोंछने पर लीना का दिल उस पल तेजी से धड़क रहा था। इस बार लीना अपनी आंखें ऋषभ के हैंडसम चेहरे से नहीं हटा सकी। जब ऋषभ हरिका को डेट कर रहा था तो लीना ने सोचा था कि वह कभी ऋषभ को हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर अचानक ऋषभ ने अंजलि को डेट करना शुरू कर दिया। बड़ी ईना की उम्मीदें बिखर गईं। हालांकि अचानक वह ऋषभ के इतनी करीब थी। हालांकि यह बेकार था अगर ऋषभ उसकी चचेरी बहन को डेट कर रहा था। लीना। ऋषभ की गहरी, सेक्सी आवाज ने लीना को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। ओह, मुझे सारिका नदी जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और मैं लिटिल हेवन में बेचे जाने वाले गुलाबों को देख सकती हूँ, लीना ने कहा। सारिका नदी शहर की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी बहुत साफ है। लोग अक्सर नदी पर जाते हैं, चाहे घूमने के लिए, साइकिल चलाने के लिए या अन्य काम करने के लिए। चूंकि नदी इतनी लोकप्रिय है, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और उस इलाके में लिटिल हेवन जैसी कई लोकप्रिय दुकानें हैं। यह एक बड़ी दुकान है जो पौधे या फूल बेचती है और गुलाबों के लिए सबसे मशहूर है। वहाँ विभिन्न प्रकार के गुलाब बेचे जाते हैं, विभिन्न कीमतों पर। ऋषभ ने एक बार लिटिल हेवन में काम किया था, हालांकि सिर्फ एक अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में। ऋषभ ने वहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए फूल डिलीवरी कुरियर के रूप में काम किया था। क्या तुम्हें फूल पसंद हैं? ऋषभ ने अपने ड्रिंक का आखिरी घूंट लेते हुए पूछा। लीना ने सिर हिलाया, मुझे बहुत पसंद हैं। घर पर मैं छोटे बगीचे बनाती हूँ। एक ऑर्किड बगीचा है, एक बोगनविलिया बगीचा है और जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ वह एक गुलाब का बगीचा है। तो मैं लिटिल हेवन में कुछ गुलाब चुन सकती हूँ। तो मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊँगा, ठीक है? लीना ने उत्साह से सिर हिलाया। वह सच में ऋषभ के साथ बाहर जाना और उसके साथ फूल चुनना चाहती थी। ओह हाँ, ऋषभ अब अंजलि का बॉयफ्रेंड था। लेकिन अंजलि का क्या? लीना ने पूछा। अगर तुम चाहो तो हम उसे भी साथ ला सकते हैं, लीना। वह खुश होगी। नहीं, लीना यही नहीं चाहती थी। लेकिन लीना को यथार्थवादी होना पड़ा। ऋषभ को उसके जैसी मोटी लड़की पसंद नहीं आ सकती, है ना? यह अच्छा है, कयान को भी आमंत्रित करो। ऋषभ ने बाद में शिकायत की, वह वहाँ क्यों होना चाहिए? उस रात ऋषभ अपने नए कंप्यूटर पर गेम खेलने में व्यस्त था जो अभी अभी आया था। ऋषभ ने एक हाईटेक कंप्यूटर खरीदा ताकि वह स्वतंत्र रूप से गेम खेल सके। बहुत सारे पैसे कमाने के बाद उसे जो चाहे वह खरीदना चाहिए, है ना? ऋषभ ने ऑनलाइन लग्जरी ब्रांडों से कपड़े भी खरीदे हैं। वह जोरावर, अपने अमीर और दयालु दोस्त की मदद से आसानी से एक वीआईपी ग्राहक बन गया।
नतीजतन ऋषभ आसानी से उन लग्जरी ब्रांडों से कोई भी कपड़े, जूते या बैग बिना ज़्यादा इंतज़ार किए खरीद सकता है। दरअसल आज रात सब कुछ ऋषभ के अपार्टमेंट में पहुंचा दिया गया था। उन लग्जरी ब्रांडों के बक्से अभी भी अपार्टमेंट के फर्श पर बिखरे हुए हैं। ऋषभ को परवाह नहीं है, वह बस आज रात गेम खेलना चाहता है। ठीक रात के 10 बजे ऋषभ को एहसास होता है कि वह भूखा है। क्या मुझे खाना बनाना चाहिए? लेकिन मैं खाना बनाने के लिए बहुत आलसी हूँ, मैं बस कुछ ऑर्डर कर लूँगा। ऋषभ ने बुदबुदाया, अपने स्मार्टफोन को पकड़ा और भोजन डिलीवरी विकल्पों को ब्राउज़ करना शुरू कर दिया। आज आपका तीसरा मिशन अपार्टमेंट छोड़ना और सड़क पर खाना खरीदना है। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। दूसरे मिशन के बाद उसने सोचा कि अब कोई मिशन नहीं बचा है। क्या मुझे बस सड़क पर खाना खरीदना है? ऋषभ ने पूछा। बेशक नहीं, आपको खाना खरीदना होगा और फिर उसे राहगीरों को बांटना होगा। बांटने के लिए कम से कम 10 पैकेट खरीदें। अगर आप सफल होते हैं तो आपको सारिका नदी के पास 30 गुना 30 मीटर का एक खाली भूखंड और सभी गुणों में जोड़ 3 बोनस मिलेगा। अगर आप अपार्टमेंट छोड़ने से मना करते हैं तो सिस्टम प्रत्येक गुण से 15 अंक काट लेगा। ऋषभ झुंझलाहट में गरजा। वह बाहर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सिस्टम हमेशा चाहता था कि ऋषभ अपने आरामदायक अपार्टमेंट को छोड़ दे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, ऋषभ ने बुदबुदाया। उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूंकि रात गर्म नहीं थी, ऋषभ को रात में बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। सारिका नदी के पास एक जमीन का टुकड़ा मिलना एक असाधारण अवसर था, क्योंकि ऋषभ वहां एक नया व्यवसाय बना सकता था। हालांकि उसे अभी तक नहीं पता था कि वह किस तरह का व्यवसाय बनाएगा। आज रात सड़कें अभी भी हलचल भरी थीं, जैसे लोगों को बिल्कुल भी आराम की ज़रूरत नहीं थी। एक बड़े शहर में सड़कों पर हमेशा बहुत से लोग होते थे, भले ही आधी रात हो गई हो। एक बड़े शहर में गतिविधियां कभी नहीं रुकतीं। अपने सिर को ढांकते हुए एक काली हुडी पहनकर ऋषभ ने अपनी आंखों से सड़कों को स्कैन करना शुरू कर दिया। अपनी तेज शिकारी आंखों से ऋषभ सड़कों पर कई भूखे लोगों को साफ देख सकता था। उनमें से कुछ के पास घर नहीं थे। वे आमतौर पर पुलों के नीचे रहते थे। वे रात में बाहर इसलिए होते थे ताकि वे पैसा कमाने के लिए काम ढूंढ सकें, ताकि वे खा सकें। ये सचमुच अनुचित था कि ऋषभ आसानी से पैसे कमा सकता था, लेकिन उन्हें एक वक्त का खाना ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सड़क के किनारे खड़े तले हुए चावल बेचने वाले ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया, मैं तले हुए चावल के 10 पैकेट लूँगा। फिर ऋषभ ने अपने बगल में खड़े तले हुए नूडल्स बेचने वाले की तरफ मुड़ा, मैं तले हुए नूडल्स के भी 10 पैकेट लूँगा। अभी अभी बन रहे हैं, सर। इसके बाद ऋषभ ने कपों में कई ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया। उसने कुछ स्नैक्स भी खरीदे जो वहां उपलब्ध थे। 1 घंटे बाद तले हुए चावल, तले हुए नूडल्स और अन्य चीज़ों के 10 पैकेट तैयार थे। आप इन सभी पैकेटों का क्या करने जा रहे हैं? कोई अचानक आया और ऋषभ को अपना खाना ले जाने में मदद करने लगा। ऋषभ उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा, मैं उन्हें बांटने जा रहा हूँ। ऋषभ यह एहसास होने के बाद चुप हो गया कि उससे कौन बात कर रहा था। तुम उन्हें कहाँ बांटोगे? ईशान ने पूछा। उन्हें वापस दो, मैं इसे खुद कर सकता हूँ। ऋषभ ने उन पैकेजों को लेने की कोशिश की जो ईशान पकड़े हुए था, लेकिन ईशान इतनी आसानी से हार नहीं माना। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऋषभ। क्या ये तुम्हारी नई नौकरी है? ईशान ने पूछा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, गद्दार। ऋषभ के विश्वविद्यालय में लंबा, हैंडसम सीनियर ईशान ऋषभ की बातों पर हंसा। तो मैं अब तुम्हारी नज़रों में एक गद्दार हूँ, ऋषभ। आंखों में भरे गुस्से के साथ ऋषभ ने ईशान के हाथों से पैकेज छीन लिया और दूर चला गया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, कमीने। 16 पुराना दोस्त पॉकेट नॉवेल शैली में। आपने आज अपना तीसरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आपने सारिका नदी के पास 30 गुना 30 मीटर का एक भूखंड और सभी गुणों में जोड़ 3 बोनस अर्जित किया है। ऋषभ ने ईशान की ओर देखा, जो उसके साथ उन ज़रूरतमंदों को खाना और ड्रिंक्स बांटने में मदद कर रहा था। लोगों ने मुस्कुराते हुए ईशान और ऋषभ को धन्यवाद दिया। काम खत्म करने के बाद ईशान ऋषभ के पास आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम लंबे हो रहे हो, ऋषभ, मुझसे भी लंबे, ईशान ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जो बाद में जल्दी ही फीकी पड़ गई। ऋषभ ने अपने कंधे को हिलाकर तुरंत कैंपस में अपने सीनियर से दूरी बना ली, जिससे ईशान का हाथ उससे फिसल गया।
तुम मुझसे अभी भी क्यों नाराज हो ऋषभ? मैंने तुमसे कई बार माफी मांगी है ना? ईशान ने कहा। ऋषभ मुड़ा, एक नाराजगी भरे भाव के साथ ईशान को घूरते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये भूलना आसान है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम जानते हो कि मैं अंशुल से नफरत करता हूं, लेकिन तुमने फिर भी उस समय अंशुल को चुना, ईशान। और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने हरिका को अंशुल से मिलवाया, है ना? क्या तुम अब खुश हो? जिस एकमात्र व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया और जिसे मैंने अपना भाई माना, उसने अंशुल को चुना, और फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया और अंशुल को चुना। तो तुम यहाँ क्यों हो? अब जब तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसे हैं, तो तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। ऋषभ, चुप रहो, मुझे तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हम अब अजनबी हैं, फिर से मेरे पास मत आना। ऋषभ मुड़ा और ईशान को छोड़कर चला गया। हालांकि ईशान अपनी लंबी टांगों के साथ उसके पीछे भागा। ठीक है, मुझे माफ कर दो ऋषभ, और मैं अब तुमसे ईमानदार रहूंगा। अंशुल ने मुझे धमकाया। ऋषभ रुका, मुड़ा और अपनी आंखों में गुस्से के साथ ईशान को घूरने लगा। तुम ऐसा कह रहे हो ताकि मैं तुम पर फिर से भरोसा करूं, है ना? यह एक काफी अच्छी चाल है, ईशान। ईशान ने निराशा में अपने बालों को बिखेर लिया। आर्ग, ये सब देखो, अंशुल के साथ मेरी चैट का सबूत, मैंने हमारी फ़ोन बातचीत भी रिकॉर्ड की ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन हो। असल में ऋषभ ईशान पर फिर से भरोसा करने के लिए बहुत अनिच्छुक था, क्योंकि ऐसे सबूतों में हेरफेर किया जा सकता था। हालांकि ऋषभ जानता था, अपने दिल की गहराई में वह अभी भी ईशान को याद करता था। एकमात्र अच्छा दोस्त जिसने मुसीबत में उसका साथ दिया। यहाँ तक कि ईशान उसे अच्छी नौकरियां ढूंढने में भी मदद करत आता ताकि ऋषभ अपने बड़े भाई द्वारा छोड़े गए कर्जों का भुगतान करने के लिए पैसे कमा सके। अगर ऋषभ को सिस्टम से दूसरा मौका मिल सकता था, तो ऋषभ ईशान को दूसरा मौका क्यों नहीं देगा? ऋषभ ने ईशान का पुराना स्मार्टफोन लिया, जिसकी स्क्रीन लगभग टूटी हुई थी। ईशान एक अमीर परिवार से नहीं था। उसके माता पिता गांव में किसान थे और ईशान अपने चाचा के साथ बड़े शहर में रहता था। ईशान खुद अक्सर विभिन्न जगहों पर पार्ट टाइम काम करता था। अंतर यह था कि ईशान खुद के लिए काम करता था, उस पर कोई कर्ज नहीं था और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो वह ऋषभ से ज्यादा निश्चिंत था। ऋषभ ने कुछ महीने पहले अंशुल के संदेशों को ध्यान से पढ़ा। ये सच था, अंशुल ने ईशान को धमकाया कि अगर ईशान ऋषभ को छोड़ने से मना करेगा तो वह ऋषभ को नुकसान पहुंचाएगा। अंशुल ने यह भी कहा कि वह ईशान के चाचा को उनकी नौकरी से निकाल सकता है। ऋषभ और ईशान की दोस्ती खत्म होने के बाद भी अन्य चैट थीं। अंशुल ने ईशान को ऋषभ के पास फिर से नहीं आने की धमकी दी। अगर ईशान ऋषभ के पास आता रहा, तो अंशुल ईशान के चाचा को उनकी नौकरी से हाथ धोने पर मजबूर कर देगा। अंशुल ने यह भी कहा कि वह चाहता था कि ईशान उसे हरिका से मिलवाए। ऋषभ जानता था कि ईशान अंशुल को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि ईशान भी ऋषभ की तरह ही था, एक हारा हुआ इंसान जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। ऋषभ ने लगभग टूटे हुए स्मार्टफोन को ईशान को वापस कर दिया। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम अब मेरे पास क्यों आए? तुम जानते हो कि मैं हरिका और अंशुल के साथ एक मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं। ओह, इसे भूल जाओ। ईशान ने ऋषभ के कंधे पर थपथपाया। माफ करना ऋषभ, मैं अभी अभी अपने गांव से लौटा हूं। मेरे माता पिता का निधन हो गया। ऋषभ उस पल बहुत हैरान था। सच में? ईशान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, मैं अब अकेला हूं, लेकिन वे मेरे लिए एक जमीन का टुकड़ा छोड़ गए, तो मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। चूंकि मैं जमीन को संभाल नहीं सकता, मैंने उसे बेच दिया। मुझे एक अच्छी कीमत मिली, तो मैं उस पैसे से एक व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। या तुम मेरी मदद करना चाहोगे ऋषभ? आपका चौथा मिशन ईशान को उसके लिए एक उपयुक्त व्यवसाय ढूंढने में मदद करना है। आपका इनाम एक रैंडम स्किल है जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और सभी गुणों में जोड़ 3 भी है। आपकी समय सीमा सुबह 5 बजे तक है। अगर आप असफल होते हैं, तो आप अपना दिन अंशुल और हरिका के साथ बिताएंगे। असफल होने पर क्या सज़ा होगी, ये सोचकर ही ऋषभ को मिचली आने लगी। एक दिन अंशुल और हरिका का चेहरा कौन देखना चाहेगा? इसके अलावा कल उसकी लीना, अंजलि और करयान के साथ एक डेट थी। बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, क्या तुमने अभी तक डिनर किया है ईशान? मेरे अपार्टमेंट में खाना चाहोगे? ईशान ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अभी तक नहीं खाया है। क्या तुम झींगा के साथ तले हुए चावल खाना चाहोगे?
उद्धरण चिन्ह। हाँ, जरूर। ईमानदारी से कहूँ तो ऋषभ खुश था कि ईशान के साथ उसकी दोस्ती वापस सामान्य हो गई थी। क्योंकि पहले अंशुल द्वारा ऋषभ के हर काम में दखल देने से पहले ईशान वह दोस्त था जो हमेशा उसकी मदद करता था, भले ही वह ऋषभ से बड़ा था। ईशान अक्सर ऋषभ को कई चीज़ें सिखाता भी था, क्योंकि ईशान एक ऐसा व्यक्ति था जो चीज़ों को आसानी से सीख सकता था और उन्हें जल्दी से सीख लेता था। वह बड़ा भाई जैसा था जिसकी ऋषभ हमेशा तारीफ करता था। झींगा के साथ तले हुए चावल और देर रात के नाश्ते के लिए मीठा मार्तबक खरीदने के बाद वे ऋषभ के अपार्टमेंट में लौट आए। तुम कितने गंदे हो, ऋषभ। ऋषभ के अपार्टमेंट को बड़े बक्सों या कागज के थैलों से भरा देखकर ईशान हैरान था, जो फर्श पर बिखरे हुए थे। लेकिन उसका ध्यान जल्दी ही ऋषभ के नए अत्याधुनिक कंप्यूटर से हट गया। वाह, क्या तुमने इसे खरीदा? लेकिन तुम्हें पैसे कहाँ से मिले, ऋषभ? ईशान ने पूछा। ऋषभ ने कड़ी मेहनत से निगला, क्योंकि उसका गला अचानक सूखा महसूस हुआ। उसे उस पल समझ नहीं आया कि क्या कहना है। उसके माथे पर पसीना आने लगा। ये क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भी मेरी तरह विरासत मिली हो? ऋषभ ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाँ, अचानक पता चला कि मेरे पिता मेरे लिए एक विरासत बचा रहे थे। तो मैं अपने कर्जों का भुगतान कर सका और मैं ये सब खरीद सका। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, ऋषभ। आखिरकार तुम अब पीड़ित नहीं हो। तुम्हारे पिता सच में कमाल हैं। ऋषभ ने हल्की सी मुस्कान दी। काश ईशान जानता कि जो कुछ ऋषभ को मिला था वह उसके पिता से नहीं था। असल में ऋषभ को अभी भी नहीं पता था कि किसने उसके पिता, माँ, भाई और खुद को पीड़ित किया था। वह व्यक्ति जिसने अतीत में उसके पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। चलो खाते हैं, जबकि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यवसाय सोचते हैं, ईशान। मुझे भूख लगी है, ऋषभ ने कहा, मूड को फिर से गर्म करने के लिए। ओह जरूर, मुझे भी भूख लगी है। 17 व्यवसाय का अवसर, पॉकेट नॉवेल शैली में। ऋषभ, उठो। तुमने कहा था कि तुम्हारी किसी से अपॉइंटमेंट है ना? धीमी आवाज में ऋषभ अपने पास ईशान की आवाज सुन सकता था। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। ईशान यहाँ कैसे हो सकता है? ओह, वह कल रात घर नहीं गया था। ऋषभ अनिच्छा से उठा। उसने रात के स्टैंड पर डिजिटल घड़ी को देखा, जिसमें अभी भी सुबह के 5 बजे थे। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इतनी जल्दी जगा दिया। ऋषभ ने चिड़चिड़े होकर विरोध किया। ईशान बस हंसा और अपने पेट को रगड़ा। मुझे भूख लगी है। ऋषभ ने आलसी होकर गहरी सांस ली, फिर वापस लेट गया और अपने ऊपर कंबल खींच लिया। लेकिन ईशान ने उसे जगाने के लिए फिर से कंबल खींचा। चलो भी, ऋषभ। सुबह जल्दी उठना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ अभी भी नाराज था, क्योंकि ईशान ने पिछले रात जब ऋषभ ने उसे एक नया व्यवसाय अवसर ढूंढने में मदद की थी, तब उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। अब बैठ गया और ईशान को घूरने लगा। यह अभी भी बहुत जल्दी है, और इसके अलावा तुम अपने पास मौजूद सारे पैसों से एक घर क्यों नहीं खरीद लेते? तुम अभी भी एक अपार्टमेंट क्यों किराए पर ले रहे हो जो 3 लोग साझा करते हैं? वहाँ 4 लोग हैं, ईशान ने सुधार किया। ऋषभ ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, ये और भी बुरा है। ऋषभ, हालांकि वह पैसा बहुत लग रहा है। अगर मैं उसमें से कुछ हिस्सा एक घर खरीदने के लिए लूंगा तो व्यवसाय की पूंजी के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। मेरे लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेना साफ तौर पर बहुत सस्ता है। चूंकि यह मेरे माता पिता की विरासत है, मैं इसे लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता, है ना? ईशान की बातें सही थीं। ऋषभ के विपरीत, जिसे जब तक वह मिशन पूरे करता और पैसे मिलते रहते, ईशान के पास सिर्फ वही पैसे थे। वह इसे लापरवाही से बर्बाद नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन चलो भी, हम आराम करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते, ईशान। हमें जल्द ही एक व्यवसाय का विचार ढूंढना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी क्या कर सकते हो? ईशान ऋषभ के सामने पैर पर पैर रखकर बैठ गया। ऋषभ के सवाल का जवाब सोचने की कोशिश कर रहा था। खैर, मैं कुछ भी बेचने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता की तरह किसान भी नहीं बन सकता। मैं सब्जियाँ, चावल या फल उगाने में अच्छा नहीं हूँ। अगर यह कुछ लगाने के बारे में है तो मैं इसे फूलों के साथ कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फूल बेच सकता हूँ? ईशान के जवाब ने सिर्फ ऋषभ को निराश किया। इसके अलावा समय खत्म हो गया था। ऋषभ बर्बाद हो गया था। आपका मिशन विफल हो गया है। आप अपना दिन अंशुल और हरिका के साथ बिताएंगे।
कृपया अपनी सज़ा का आनंद लें, मालिक। धत, ऋषभ, तुम मुझसे ज़्यादा निराश क्यों दिख रहे हो? ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे खुद ही समझना है, ईशान ने कहा। ईशान की मासूम नज़रों ने ऋषभ को और भी ज़्यादा नाराज़ कर दिया। लेकिन ऋषभ गुस्सा नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय ऋषभ के साथ व्यवहार करने में ईशान कहीं ज़्यादा धैर्यवान था। दरअसल, ईशान उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से ऋषभ अपने जीवन के बर्बाद होने का सामना कर सका। हरिका को खोने की तुलना में ऋषभ ईशान को खोने के बाद ज़्यादा उदास था। लेकिन ऋषभ ईशान को यह नहीं बताएगा ताकि ईशान का दिमाग खराब न हो। बेशक मैं निराश हूँ, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम जाने दो। चलो नीचे चलते हैं और पहले नाश्ता करते हैं। मुझे 1.5 घंटे में निकलना है। ऋषभ बिस्तर से उठा, अपनी नींद को दूर करने के लिए पहले अपना चेहरा धोया, फिर रसोई में गया। ईशान बस एक चूजे की तरह ऋषभ का पीछा कर रहा था जो अपनी माँ का पीछा करता है। उस समय ये ऋषभ था जो उसका ऐसे पीछा करता था। और ऋषभ तब भी छोटा और नाटा था। अचानक वह एक हैंडसम, लंबा और मजबूत नौजवान बन गया है। ईशान लगभग 183 सेमी लंबा है, लेकिन ऋषभ उससे लंबा है। तुम अच्छे से बड़े हो गए हो, ऋषभ, ईशान ने अचानक कहा जब ऋषभ ने फ्रिज से चिकन निकाला। ऋषभ ने आश्चर्य में अपनी भौहें सिकुड़ी। तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा? उसने पूछा, फिर धीरे से हंसा। खैर, मैं इतने लंबे समय से दूर रहने के बाद तुम अचानक इतने लंबे हो गए हो। वैसे, मैंने कल स्कूल से एक दिन की छुट्टी ली थी, तो अब कुछ कक्षाएं हो सकती हैं जो मुझे तुम्हारे साथ लेनी होंगी। यह अच्छा है ना? ईशान ने कहा। ऋषभ अपने दोस्त की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी पर फिर से हंसा। एक क्लास को दोहराने में क्या अच्छा है, ईशान? तुम पागल हो। ईशान हंसा, फिर ऋषभ को नाश्ता तैयार करने में मदद करने लगा। 1 मिनट रुको, तुम इतनी सारी सामग्री क्यों ला रहे हो? ईशान ने पूछा। ऋषभ ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अपने साथ ले जाने के लिए अलग अलग तरह के सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। हम सारिका नदी जा रहे हैं, है ना? लोग आमतौर पर वहाँ पिकनिक मनाते हैं, मज़ा आएगा। क्या तुम व्यायाम नहीं करने जा रहे हो? मैं व्यायाम करने जा रहा हूँ, पिकनिक नहीं। ऋषभ ने एक अजीब मुस्कान दी, जिससे ईशान खौफ में कांप गया। फिर उसने ऋषभ की चौंकाने वाली बातें सुनी। मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि हरिनानी निश्चित रूप से वहाँ पिकनिक मना रही होगी। वह एक प्यारी और प्यारी लड़की है। उसे मेरे बनाए हुए स्ट्रॉबेरी सैंडविच निश्चित रूप से पसंद आएंगे। अंजलि हरिनानी और ऋषभ, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? ऋषभ, दुर्भाग्य से नहीं। जब वे सारिका नदी पहुंचे तो ईशान अवाक रह गया। अंजलि सच में वहां थी, एक प्यारी हल्की गुलाबी शिफॉन पोशाक पहने हुए और एक विकर की टोकरी ले जा रही थी जिसमें साफ तौर पर पिकनिक का सामान था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हमारे जॉगिंग करते समय यहाँ इंतजार करोगी, एंजल? लीना ने पूछा। अंजलि पहले से ही ऋषभ द्वारा तैयार किए गए हाथी दांत रंग के कालीन पर खूबसूरती से बैठी हुई थी। बेशक, मैंने कल पिलेट्स किया था, तो मुझे अब और व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। नदी की सुंदरता का आनंद लेना ही मैं आज सुबह करना चाहती हूँ, जबकि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, अंजलि ने कहा। फिर उसने अपनी फैशन पत्रिका दिखाई। उसे मेरे साथ यहाँ रहने दो, मुझे एक गेम खेलना है, तो तुम तीनों आगे बढ़ो, अयान ने कहा। वह पहले से ही घास पर बैठा हुआ था, एक आम के पेड़ से टिका हुआ था, अपने स्मार्टफोन पर एक गेम में डूबा हुआ था। ईशान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जब अंजलि ने ऋषभ के गाल पर चूमा, इससे पहले कि ऋषभ, लीना और ईशान वहां जॉगिंग करने गए। हवा बहुत ताज़ी है, लीना ने कहा। लड़की आज सुबह बहुत उत्साही लग रही थी। वह एक सफ़ेद छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट और काली स्पोर्ट्स पैंट में ताज़ी दिख रही थी। अपने बालों को पोनीटेल में आधे हुए वह खूबसूरत लग रही थी। ईशान, बस वहीं खड़े मत रहो, चलो वहां चलते हैं। ईशान, जो अनावश्यक चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तब चौंक गया जब ऋषभ और लीना अचानक उससे काफ़ी आगे दौड़ने लगे। हालांकि इसे जॉगिंग कहा जाता था, ऋषभ और लीना एक दौड़ में लग रहे थे। अरे, मेरा इंतज़ार करो, ईशान ने शिकायत की। ऋषभ और लीना ने कुछ देखकर धीमा कर दिया और ईशान लगभग ऋषभ की पीठ से टकरा गया अगर उसका संतुलन अच्छा न होता। क्या हो रहा है? ऋषभ ने लिटिल हेवन के एक कर्मचारी से पूछा, जो वह बड़ी फूलों की दुकान थी जहां लीना पहले जाना चाहती थी। आज हमारी एक बड़ी सेल है क्योंकि हमारे मालिक व्यवसाय बंद कर रहे हैं। आज आपका पहला मिशन लिटिल हेवन को खरीदना है।
आपको जो इनाम मिलेगा वह एक जादुई दुकान प्रणाली और $1 मिलियन है। अगर आप मना करते हैं तो आप एक शानदार व्यवसाय का अवसर खो देंगे। ऋषभ की मुस्कान चौड़ी हो गई। इसका मतलब था कि अगर वह लिटिल हेवन को अपने हाथ में ले लेता तो वहां एक लाभदायक व्यवसाय का अवसर होता। ऋषभ ईशान की ओर मुड़ा और नाटकीय रूप से उसके कंधे पर थपथपाया। मुझे तुम्हारे संदेह का जवाब मिल गया है दोस्त। चलो इस दुकान को खरीदते हैं और एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ईशान ने ऋषभ को ऐसे घूरा जैसे ऋषभ ने दुनिया की सबसे बेतुकी बात कही हो। क्या तुमने आज सुबह गलत दवाई ली है ऋषभ? ईशान ने ऋषभ के माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऋषभ ने जल्दी से उसका हाथ हटा दिया। 18 नया व्यवसाय पॉकेट नॉवेल शैली में। ऋषभ ने ईशान और लीना के हाथ पकड़े और दुकान के पास पहुंचा। माफ कीजिए, हम इस दुकान को खरीदना चाहते हैं, तो क्या हम आपके मालिक से मिल सकते हैं? ऋषभ ने पूछा। ईशान और लीना दोनों ऋषभ से बहुत हैरान थे, जो अपने फैसले में बहुत आश्वस्त लग रहा था। उसके दिमाग में कोई संदेह नहीं था। 1 मिनट रुको ऋषभ, इतनी अचानक क्यों? यह अचानक नहीं है, ऋषभ ने ईशान को रोका। मैंने इस पर ध्यान से सोचा है, उसने आगे कहा। संयोग से हमारे मालिक यही हैं, लेकिन वह अभी नाश्ता कर रहे हैं। क्या आप आसपास देखते हुए इंतजार करना चाहेंगे? कर्मचारी ने पूछा। वे बड़ी दुकान के चारों ओर देखते हुए इंतजार करने लगे। दुकान वहां की सबसे बड़ी दुकान थी। अगर यह फूलों की दुकान नहीं होती तो इसमें 3 और दुकानें समा सकती थीं। कीमतें शायद काफ़ी महंगी थीं। उसे देखो, वहां कितने बड़े गुलाब हैं। लीना जल्दी से गुलाबों वाले हिस्से की ओर दौड़ी, लगभग भागते हुए। यहाँ के सभी फूलों की अच्छी देखभाल की गई है, ईशान ने कहा। ऋषभ देख सकता था कि उसका दोस्त सभी फूलों को घूरकर बहुत खुश था। तो तुम फूलों की देखभाल कर सकते हो, है ना? फिर हम उन्हें बेच सकते हैं। लीना तुम्हारी मदद कर सकती है क्योंकि उसे फूल बहुत पसंद हैं। वह तो अपने घर पर एक गुलाब का बगीचा भी बनाना चाहती है, ऋषभ ने कहा। ईशान लीना की तरफ मुड़ा, जो गुलाबों की तस्वीरें लेने में व्यस्त थी। मैं बगीचे भी बना सकता हूँ। हम कुछ और लोगों को काम पर रख सकते हैं और बगीचे के डिज़ाइन की सेवाएं दे सकते हैं, ईशान ने कहा। क्या तुम्हें सच में फूल पसंद हैं, दोस्त? ऋषभ ने पूछा। ईशान हंसा, फिर धीरे से ऋषभ के कंधे को धक्का दिया। यह मजाक जैसा क्यों लग रहा है? मुझे फूल पसंद हैं, मुझे उनकी देखभाल करना भी पसंद है, लेकिन मेरे माता पिता को फूल पसंद नहीं हैं। वे कहते हैं कि फूल कुछ भी पैदा नहीं करते, वे सिर्फ सजावट हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दुकान उन फूलों को बेचने की वजह से इतनी बड़ी है। वे उन्हें बीज से लेकर छोटे पौधों तक और बड़े होने तक बेचते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे माता पिता के साथ दृष्टिकोण में अंतर है। वे अब नहीं हैं, तो तुम्हें जो कुछ भी पसंद है उसे करने की हिम्मत करनी चाहिए, दोस्त। ऋषभ की बातें सुनकर ईशान मुस्कुराया। वह जानता था कि ऋषभ सही कह रहा था। अगर ईशान किसी भी व्यवसाय को शुरू करने में टालमटोल करता रहा तो सभी अवसर खो जाएंगे। अब एक अवसर ठीक उसके सामने है, उसे तुरंत इसे हथिया लेना चाहिए। ठीक है, चलो इस जगह को खरीदते हैं और इसे और भी बड़ा बनाते हैं, ईशान ने कहा। ये वही ईशान है जिसे मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हें पूरी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी की मदद करूँगा। तुम अपने कुछ पैसे का उपयोग अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए कर सकते हो। मेरे पास भी एक ज़मीन है जो एक दुकान के लिए उपयुक्त है। हम बाद में एक शाखा खोल सकते हैं। बात यह है कि चलो बस इसे करते हैं, हिचकिचाने का समय नहीं है। ऋषभ की बातों ने ईशान को उस पर गर्व महसूस कराया। ऋषभ अच्छी तरह से बड़ा हो गया था। भले ही वह पहले एक प्यारे छोटे बत्तख के बच्चे की तरह था जो जहां भी वह जाता था उसका पीछा करता था। अब वह एक हैंडसम और करिश्माई नौजवान में बदल गया था। मैं भी मदद करूंगी। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं भी यहाँ एक हिस्सेदार बन सकती हूँ, लीना ने बीच में कहा। ईशान हंसा। वह उन दोनों को अपने साथ पाकर खुश था। हालांकि ईशान लीना से अभी अभी मिला था, वह जानता था कि वह एक बहुत ही दयालु और भरोसेमंद लड़की थी। जल्द ही जगह का मालिक उनके पास पहुंचा। उसने दुकान खरीदने के उनके इरादे का गर्मजोशी से स्वागत किया, खासकर अगर वे इसे चलाना जारी रखने की योजना बना रहे थे। दुकान की खरीदारी को ईशान ने जल्दी से संभाल लिया। तो ऋषभ और लीना वापस व्यायाम करने चले गए। दुकान जल्द ही हमारी होगी, है ना? लीना ने ऋषभ के साथ नदी के किनारे जॉगिंग करते हुए पूछा।
बेशक, ईशान ने कहा, वह लैंडस्केपिंग सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। क्या होगा अगर हम मेरे घर पर एक बगीचा बनाकर शुरुआत करें, प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें और फिर प्रचार के लिए मेरे बगीचे का उपयोग करें? मैं सोशल मीडिया पर प्रचार में मदद कर सकती हूँ, लीना ने कहा। लड़की कितनी उत्साही थी, इस पर ऋषभ हंसा। मुझे पता है कि तुम इसलिए इतनी उत्साही हो क्योंकि तुम ईशान के साथ फूलों की देखभाल कर सकती हो, है ना? ऋषभ ने पूछा। हाँ हाँ हाँ, मुझे गुलाब पसंद हैं, मुझे गुलदाउदी, पियनी, बोगनविलिया भी पसंद हैं। मुझे सभी फूल पसंद हैं। हालांकि हाल ही में मुझे गुलाब बहुत पसंद आ रहे हैं। तुम्हें किस तरह के गुलाब पसंद हैं, लीना? ये सुनकर लीना और भी उत्साहित हो गई और उसके जवाब ने ऋषभ को चक्कर में डाल दिया। बहुत सारे हैं। मुझे पियरे दी रोनसांत, क्वीन ऑफ स्वीडन, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, मिनवा, अलिनविक, कोल वाटर, ईडन, ओशन सॉन्ग, प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा ऑफ कैंट पसंद हैं। लीना ने उन सभी गुलाबों के प्रकारों को सूचीबद्ध किया जो उसे पसंद थे। ऋषभ को तभी एहसास हुआ कि गुलाबों के इतने सारे प्रकार थे और ऋषभ उन सभी को एक एक करके याद भी नहीं कर सकता था। आखिरकार लीना ने गुलाबों के बारे में बात करना बंद कर दिया जब वे उस जगह के करीब थे जहां अंजलि और कयान थे। अंजलि और कयान उसी स्थिति में थे जब उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था। अंजलि एक फैशन पत्रिका में व्यस्त थी और कयान एक गेम खेलने में व्यस्त था। आपका पहला मिशन पूरा हो गया है, आपने सिस्टम स्टोर प्राप्त कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 अंक जोड़े गए हैं। अब आप सिस्टम स्टोर में कुछ भी खरीद सकते हैं, या तो पैसे या सिस्टम अंकों का उपयोग करके। सिस्टम अंक तो अंक सिर्फ उसके स्तर को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि भुगतान के रूप में भी एकत्र किए जाते हैं। ऋषभ ये जानने के लिए उत्सुक था कि सिस्टम स्टोर में क्या बेचा जाता है। वह इसे तुरंत देखना चाहता था, लेकिन वह बाद में अजीब लगेगा। उसे अभी धैर्य रखना होगा। तुम लोग यहाँ हो तो मैं अब खा सकता हूँ, है ना? कयान ने पूछा। अंजलि ने उसे एक नाराजगी भरी नजर दी, फिर ऋषभ द्वारा लाए गए बड़े भोजन के डिब्बे का ढक्कन खोला। खाओ, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें 1 हफ्ते से खाना नहीं दिया गया है, अंजलि ने टिप्पणी की। हालांकि सीधी सादी कयान और लीना इसके आदी थे। इसे तुरंत क्यों नहीं खाया? ऋषभ ने पूछा। इस बेवकूफ़ चुड़ैल ने मुझे मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं इसे खुद ही खा जाऊंगा, कयान ने विरोध किया। लीना जोर से हंसी। क्या ये सच नहीं है? तुम हमेशा घर पर ऐसा करते हो। देखो कौन बोल रहा है, तुम भी बहुत खाती हो, कयान ने पलटवार किया। ऋषभ जुड़वां भाई बहनों के बीच की बहस पर बस हल्के से मुस्कुराया। 1 मिनट रुको, कुछ गलत लग रहा है। वह क्या है? धीरे धीरे ऋषभ ने उस जोड़े की तरफ मुड़ा जो उनसे ज्यादा दूर नहीं पिकनिक मना रहे थे। हे भगवान! अंशुल और हरिका को वहां देखकर ऋषभ चौंक गया। वह भूल गया था कि उसे उन सभी से पूरे दिन मिलना था। वे पूरे समय वहीं थे। तुम बस लीना, ईशान या अंजलि पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ओह, तुम क्या देख रहे हो? अंजलि ने पूछा। क्या तुम उन्हें जानते हो? उसने आगे कहा। आखिरकार लीना ने उस दिशा में देखने के लिए मुड़ी जहां ऋषभ और अंजलि घूर रहे थे। लड़की वहां कौन था, ये देखकर चौंक गई। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो, एंजल? लीना ने फिर अंजलि से कुछ फुसफुसाया। लीना से उनके बारे में जानने के बाद अंजलि ऋषभ के करीब बैठ गई। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका बदसूरत है, ऋषभ, तो इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंजलि ने कहा। ऋषभ ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे उसके लिए अब कोई भावनाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी। हरिका ने आखिरकार चारों ओर देखा और ऋषभ को वहां देखकर भी हैरान थी, खासकर अंजलि, कयान और लीना के साथ। तुम क्या देख रही हो, जान? देखो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा भोजन खरीदा, ये बहुत महंगा है। तो देखो वहां कौन है, हरिका ने अंशुल को रोका। अंशुल ने उस दिशा में देखने के लिए मुड़ा जहां हरिका इशारा कर रही थी। उसने ऋषभ को देखा, साथ में कयान की जुड़वां बहन और उनकी चचेरी बहन अंजलि। वे शायद हमारी तरह ही नदी के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं, जान, अंशुल ने कहा। हरिका ने सिर हिलाया। नहीं, चलो वहां चलते हैं और ऋषभ को शर्मिंदा करते हैं। अंशुल ने हरिका को अविश्वास में देखा। तुम उसे अभी भी पसंद करती हो? उद्धरण चिन्ह। हरिका हंसी। हा हा हा, बेशक नहीं, लेकिन मुझे वह हरामी खुशी से रहते हुए पसंद नहीं है। अगर उसके पास उसके पिता की विरासत से वह सब पैसा है, तो वह मेरे साथ रहते हुए गरीब होने का ढोंग क्यों कर रहा था? मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती, अंशुल।
वह गुलाबी हीरे की अंगूठी जो उसने अंजलि को दी थी, वह मेरी होनी चाहिए थी, उसकी नहीं। अंशुल को सिर्फ हरिका की बातें सुनकर एक हारा हुआ इंसान जैसा महसूस हुआ। तो जो मैंने तुम्हें दिया वह पर्याप्त नहीं था? अंशुल ने पूछा। हरिका मुस्कुराई, फिर अंशुल का हाथ लिया और उसे पकड़ा। प्यारे, मैं बस ये स्वीकार नहीं कर सकती कि वह खुशी से रह रहा है, बस। अंशुल ने गहरी सांस ली। ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं। हरिका और अंशुल खड़े हुए और उनके पास पहुंचे। ऋषभ का मूड उस पल और भी खराब हो गया। वह जानता था कि हरिका और भी ज्यादा परेशान करने वाली बातें कहेगी। शुभ प्रभात, हरिका ने उनका अभिवादन किया, उस पल बहुत प्यारी होने का ढोंग करते हुए। उसे देखकर ही ऋषभ बीमार हो गया। अरे भाई, अंशुल ने अभिवादन किया। कयान ने जवाब दिया, अभी भी अपने सैंडविच और गेम में व्यस्त था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम लोग सिर्फ परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ हो तो चलो भी। ऋषभ, मैं बस तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को हेलो कहना चाहती थी। तुम्हारा नाम लीना है ना? तुम ऋषभ के लिए एकदम सही हो। मुझे पता है कि तुम ऋषभ को बहुत समय से पसंद करती हो। क्या तुम ठीक हो? क्योंकि ऋषभ तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वह हर किसी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अंजलि है। लेकिन कोई भी देख सकता है कि तुम ऋषभ के लिए छोटी ये ज्यादा उपयुक्त हो। एक हारा हुआ इंसान और एक मोटी लड़की एक सही मेल हैं। हरिका ने कहा। उसे ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें कहने के बाद जरा भी दोषी महसूस नहीं हुआ। लीना चुप रही, अपनी अशांत भावनाओं को रोके हुए। वह गुस्से में थी, वह दुखी थी, वह किसी को मारना चाहती थी, लेकिन वह कमजोर थी। लगता है कि तुमने यहाँ गलत समझा है। ऋषभ की गर्लफ्रेंड मैं हूँ, अंजलि हरिनानी। लीना ने कभी ऋषभ को पसंद नहीं किया और तुम बस बातें बना रही हो। क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती, हरिका? अंजलि ने पूछा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन भेदने वाली थी। इसने हरिका को बेहद नाराज कर दिया। मैंने क्या किया? मैं बस तथ्य बता रही हूँ। जब ऋषभ मुझे डेट कर रहा था, लीना पहले से ही ऋषभ को पसंद करती थी। क्या मुझे तुम्हें वीडियो दिखाना चाहिए, लीना? नहीं, कृपया। ऋषभ अंजलि के साथ खुश है, लीना चिल्लाई। हालांकि हरिका ने सुनने से मना कर दिया। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और एक पुराना वीडियो दिखाया। वीडियो में हरिका को गुस्सा होते हुए दिखाया गया था क्योंकि लीना ने ऋषभ के लिए अपनी भावनाओं के बारे में एक डायरी लिखी थी। फिर वीडियो में हरिका लीना की डायरी को जोर से पढ़ रही थी। 19 सजा, पॉकेट नॉवेल शैली में। ऋषभ अंशुल और हरिका को बिना किसी भावना के देख रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वे अभी क्या कर रहे थे। वह बस घर जाकर लेटना चाहता था। यह एक व्यस्त हफ्ता रहा था और ऋषभ बस आराम करना चाहता था। लीना, चलो, उसकी बात मत सुनो। ऋषभ ने लीना का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि लीना ने जल्दी से ऋषभ से अपना हाथ खींच लिया और उसे घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषभ ने हरिका को उसके बारे में बताया था। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें गलतफहमी हो गई है, लीना, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ऋषभ ने मजबूत आवाज में कहा। लीना ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने जरूर बताया होगा, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरे पास एक डायरी है? हरिका हंसी। मैंने इसे किसी से सुना, लीना। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए माफ करना, उसने कहा, जिसमें झूठी गलती भरी हुई थी। किसी से? वह कौन है? क्या वह जोहान या? मुझे नहीं पता कि वह कौन था। अंजलि, क्या तुम अपनी दोस्त से बात कर सकती हो? हरिका ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा। अंजलि ने बस अपने कंधे उचकाए और अपना स्मार्टफोन निकाला। तुम जो चाहो कह सकती हो, हरिका, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो तुम्हें चुप रहना चाहिए और अब किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, अंजलि ने शांत आवाज में कहा, हरिका की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। तुम मुझे यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकती, हरिका ने कहा, अब गुस्से में। मैं कर सकती हूँ, अंजलि ने सीधे सादे ढंग से कहा। हरिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम घिनौनी चुड़ैल। तुम इतनी मोटी क्यों हो? तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर क्यों लट्टू होना पड़ा जो तुम्हारी चचेरी बहन को डेट कर रहा है? हरिका लीना पर चिल्लाए। लीना ने अपने कान ढांक लिए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, हरिका की बातों को रोकने की कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने हरिका को घूरा, उसे अकेला छोड़ दो, हरिका। तुम्हें उसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें किसी के बारे में बात करनी है तो अपने बारे में बात करो।
तुमने अंशुल के साथ मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा फायदा भी उठाया। पीड़ित होने का ढोंग मत करो। अंशुल अचानक ऋषभ के पास आया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। चुप रहो ऋषभ, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। ऋषभ पीछे गिर गया और अपने गाल को पकड़ लिया, जो अब चोटिल हो गया था। लीना चौंक गई और ऋषभ की तरफ दौड़ी। ऋषभ, तुम ठीक हो? उसे मत मारो अंशुल। लीना ने अंशुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंशुल ने उसे आसानी से धक्का दे दिया। कयान ने देखा कि अंशुल ने ऋषभ को कैसे चोट पहुंचाई और वह आग बबूला हो गया। वह जल्दी से अंशुल की तरफ दौड़ा और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार जिससे अंशुल जमीन पर गिर गया। उसकी नाक से खून बह रहा था। मेरी बहन के बॉयफ्रेंड को चोट पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंजलि ने जल्दी से सुरक्षा गार्ड को बुलाया और गार्ड तुरंत आ गए। सर, क्या आप ठीक हैं? एक गार्ड ने अंशुल से पूछा, जो अभी भी अपनी खून बहती नाक को पकड़े हुए था। अंशुल ने सिर हिलाया। मैं नहीं हूं, उसने मुझे मारा। अंशुल ने कयान की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या? कयान ने अविश्वास में पूछा। मैंने सब कुछ देखा और तुमने शुरुआत की अंशुल। जब ऋषभ सिर्फ अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम उसे क्यों मार रहे हो? लीना ने कहा। सुरक्षा गार्ड ने ऋषभ की ओर देखा। क्या ये सच है? ऋषभ ने बस धीरे धीरे सिर हिलाया। सुरक्षा गार्डों ने तब ऋषभ से माफी मांगी और अंशुल और हरिका को तुरंत जगह छोड़ने के लिए कहा। अगर उन्होंने छोड़ने से मना किया तो वे पुलिस को बुला लेंगे। हरिका और अंशुल के चेहरे पीले पड़ गए। वे आखिरकार बहुत सारी दुश्मनी के साथ जगह छोड़कर चले गए। तुम ठीक हो ऋषभ? तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, लीना ने कहा। मैं ठीक हूँ, मैं बस हैरान था। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तुम ठीक हो? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? ऋषभ ने लीना से पूछा। लीना ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। बेशक, दोस्त किस लिए होते हैं? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। ऋषभ की बातें सुनकर लीना का दिल टूट गया। वह सिर्फ एक दोस्त थी। वह सिर्फ एक दोस्त थी। ऋषभ ने उसका दुखी चेहरा देखकर पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? लीना ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं ऋषभ, मैं बस खुश हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं भी, लीना, ऋषभ ने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। अंजलि हरिनानी ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपको सभी गुणों में जोड़ 5 बोनस मिला है। अंजलि हरिनानी को भी सिस्टम से उसका इनाम मिला है। अंजलि हरिनानी, एक खूबसूरत और मशहूर युवती, को आपको एक छुपे हुए सिस्टम वाले अमीर नौजवान को डेट करने या एक खूबसूरत और मशहूर मॉडल के रूप में मशहूर होने के बीच चुनना था। उसने आपको डेट करने का विकल्प चुना, तो वह भी खूबसूरत और मशहूर हो जाएगी। ऋषभ सिस्टम की बातों से चौंक गया। क्या उसके पास भी एक सिस्टम है? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ऋषभ ने अविश्वास में कहा। सिस्टम तुम्हें उसके सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बता सकता था। यह एक मिशन था। आपने दिन का अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। आपको 30,000 वीरकॉइंस का इनाम मिला है, एक डिजिटल मुद्रा जो पैसे से 1,000 गुना ज्यादा मूल्यवान है। इसे अगले साल बेचना याद रखना, क्योंकि कीमत बढ़ जाएगी। ऋषभ ने अविश्वास में सिस्टम स्क्रीन को घूरा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे एक नया इनाम मिल रहा था। वीरकॉइंस क्या हैं? एक डिजिटल मुद्रा। क्या यह एक घोटाला है? ऋषभ ने पूछा। बेशक नहीं, मालिक। वीरकॉइंस एक बहुत ही मूल्यवान मुद्रा है। ये पैसे से 1,000 गुना ज्यादा मूल्यवान है। तुम इसे अगले साल बेच सकते हो और कीमत 1,000 गुना ज्यादा महंगी होगी। ऋषभ चौंक गया। 1,000 गुना ज्यादा? तो अगर मैं इसे अभी बेचता हूं तो ये 30,000 टाइम्स 1,000 इक्वल्स 3,000,000,000 होगा। हे भगवान, मैं अमीर बनने जा रहा हूं। ऋषभ ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मालिक, कीमत अगले साल बढ़ेगी, तो तुम्हें इसे अगले साल बेचना होगा। अभी नहीं। ऋषभ थोड़ा निराश था, लेकिन वह अभी भी खुश था। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। अंशुल और हरिका से निपटना की सजा आखिरकार बहुत बुरी नहीं थी। 20। कीमत बढ़ गई। पॉकेट नॉवेल शैली में ऋषभ अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में सोफे पर लेट गया। चौड़ी खुली बालकनी के दरवाजे से आने वाली हवा का आनंद लेते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं। आज सुबह इतनी सारी चीजें हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह कभी खत्म नहीं होगा।
उसका जीवन इतना नाटकीय कब हो गया? अगर ऋषभ इसके बारे में सोचे तो शायद ये तब शुरू हुआ जब उसके पिता पर आरोप लगा। जब उसके पिता पर आरोप लगा और उनकी मृत्यु हो गई तो ऋषभ का जीवन धीरे धीरे एक जीवित नरक में बदल गया। सिस्टम की सहायता आने के बाद भी उसका जीवन अभी भी आसान नहीं था। लेकिन बेशक ये पहले से ज़्यादा आसान था। बहुत सारे पैसे होने के साथ कई समस्याओं का होना कहीं ज़्यादा बेहतर था। चूंकि आपने अंजलि, लीना और हरिका के बीच चुनने से मना कर दिया, आपको अपने विकल्प पर फिर से विचार करना होगा। आपके पास तय करने के लिए बहुत समय है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, जो कुछ सिस्टम ने कहा उससे नाखुश था। नहीं, ये चुनने के बारे में नहीं था, बल्कि अरे, हरिका के विकल्प को वहां से हटा दो। मैं उसे चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चुनूंगा। मेरा अपना स्वाभिमान है, मैं उसके पास वापस क्यों जाऊंगा? भले ही उसकी गलती न हो, मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगा। यह अपने शब्दों को खाने जैसा है ना? ऋषभ ने अपार्टमेंट में खुद से बुदबुदाया। उसे शिकायत करने के लिए पागलपन महसूस हुआ, लेकिन उसके साथ वहां कोई और नहीं था। उसे अभी तक सिस्टम की आदत नहीं थी। इसे सिर्फ एक औपचारिकता मानो। लेकिन तुम ही वह थे जिसने मुझे अंजलि को डेट करने के लिए निर्देशित किया, तो मुझे अब क्यों चुनना है? इसका क्या मतलब है? ऋषभ ने पूछा। उसे बस यह अनुचित लगा, क्योंकि उसे पहले अंजलि को डेट करने का मिशन दिया गया था, लेकिन अब उसे अचानक फिर से चुनना पड़ा। जैसा कि अंजलि ने कहा, वह एक ऐसे नौजवान को डेट नहीं करना चाहती जो उसे पसंद नहीं करता। ये तुम्हें तुच्छ लग सकता है, लेकिन अंजलि के लिए यह उसके दिल को चोट पहुंचाएगा। ये सुनकर ऋषभ हैरान रह गया। उसने ऐसा क्यों नहीं सोचा था? खैर, वह महिलाओं की भावनाओं को नहीं समझ सकता था। क्या यही कारण नहीं था कि हरिका ने धोखा दिया? तो मैं इस पर फिर से विचार करूंगा। उसके बाद ऋषभ अवाक रह गया, हालांकि उसके मन में बहुत सी चीजें थीं जिनके बारे में वह अभी सोच रहा था। एक तरफ वह ईशान के साथ एक व्यवसाय शुरू करने के बारे में खुश था। दूसरी तरफ वह लीना के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में दुखी था। अगर लीना ने पहले कह दिया होता कि वह ऋषभ को पसंद करती है। नहीं, ऋषभ लीना से पहले अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की उम्मीद कैसे कर सकता था? अगर वह ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद करता तो ऋषभ सच में बेखबर होता। ओह, वैसे तुमने पहले एक सिस्टम स्टोर का उल्लेख किया था। वह क्या है? सिस्टम स्टोर खोल रहा है। आप सिस्टम अंकों या पैसे का उपयोग करके सिस्टम स्टोर में उपलब्ध कुछ भी खरीद सकते हैं। ऋषभ ने सिस्टम स्क्रीन को गंभीरता से घूरा। वहां बिक्री के लिए प्रत्येक आइटम को देखते हुए वह भ्रमित हो गया। वहां बिक्री के लिए कोई भी मानव अनुकूल आइटम नहीं लग रहा था। उपचार औषधि, नीली गुलाब औषधि, विषनाशक औषधि। यदि आप भ्रमित हैं तो आप आइटम को छू सकते हैं, वहां एक स्पष्टीकरण होगा। ऋषभ ने नीली गुलाब की औषधि को छुआ क्योंकि यह बहुत अनूठी थी। सिस्टम स्क्रीन पर आइटम की एक तस्वीर थी जो उसकी कीमत के साथ पूरी थी, एक सिस्टम अंक या 8,000 रुपये। नीली गुलाब की औषधि एक गुलाब की कली के आकार की एक कांच की बोतल के रूप में थी, जिसमें एक चमकदार हल्का नीला तरल था। नीली गुलाब की औषधि उन नीले गुलाबों से बनी है जो फेरीटोपिया महाद्वीप पर उगते हैं। जब नहाने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसमें सुंदरता के लाभ होते हैं, जैसे कि त्वचा को चमकदार और पोषण दें। जब इसका सेवन किया जाता है तो ये शरीर में अनावश्यक वसा को कम करने में मदद करता है। नीली गुलाब की औषधि के बारे में ध्यान से पढ़ने के बाद ऋषभ ने 10 बोतलें खरीदीं। आपने नीली गुलाब की औषधि की 10 बोतलें खरीदी हैं। यह आपकी पहली खरीद है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्टोर सिस्टम आपको 2 बोतलें ताकत बढ़ाने वाली औषधि मुफ्त में दे रहा है। ऋषभ की आंखें फैल गईं। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ताकत बढ़ाने वाली औषधि जैसी कोई चीज़ भी होती है। लेकिन जब उसने इसे पाया तो ये ताला लगा हुआ निकला। कितना अफसोसनाक! हालांकि ऋषभ आइटम की जानकारी देख सकता था। ताकत बढ़ाने वाली औषधि एक ऐसी औषधि है जिसे कोई भी बिना किसी दुष्प्रभाव के उपयोग कर सकता है। इसे सामान्य रूप से पिया जा सकता है, लेकिन अगर इसे व्यायाम से पहले लिया जाए तो यह ज़्यादा प्रभावी होती है। बहुत दिलचस्प, ऋषभ इसका उपयोग बाद में या कल करेगा। फिर ऋषभ नीली गुलाब की औषधि लीना को भेजेगा। संयोग से लीना को गुलाब पसंद है ना? ओह, क्या ऋषभ को उसे गुलाब भी देने चाहिए? लेकिन एक गुलदस्ते के बजाय शायद जीवित फूल भेजना बेहतर होगा।
जो थकान पहले उस पर हावी हो गई थी वह तुरंत गायब हो गई। ऋषभ लीना को भेजने वाला उपहार तैयार करने में व्यस्त था। 1 घंटा बीत गया। दूसरा मिशन आ गया है। क्या आप इसे लेना चाहते हैं? ऋषभ ने अपनी सिस्टम स्क्रीन पर एक नज़र डाली और पूछा, क्या मिशन है? इसे बहुत मुश्किल मत बनाना, ठीक है? सिस्टम ये गारंटी नहीं दे सकता कि एक मिशन जिसे उसने आसान पाया वह तुम्हारे लिए भी आसान होगा। ऋषभ को सिस्टम के जवाब से ठेस पहुंची। उसने दोपहर के भोजन के लिए बनाई हुई खास मसालेदार चिकन करी को मेज पर रखने के बाद वह आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ठीक है, मिशन क्या है? अब अपने कुछ वीर कॉइन्स बेचो। याद रखना, तुम उन सभी को नहीं बेच सकते। ऋषभ ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि कीमत बाद में बढ़ेगी? ऋषभ ने पूछा। इसके बावजूद वह आखिरकार वीरकॉइन के बोझ से छुटकारा पाकर काफ़ी राहत महसूस कर रहा था। उसे उस तरह के डिजिटल अके खासकर पसंद नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर घोटाले थे। लेकिन जब ऋषभ अपने आधे सिक्कों को बेचने वाला था तो वह काफ़ी हैरान था। यह क्या है? कीमत क्यों? यह असंभव है। ऋषभ को यकीन था कि वीरकॉइन की कीमत कल भी 40 रुपये थी, लेकिन अब यह बदलकर 4800 रुपये हो गई थी। ये पूरी तरह से अनुचित था। बेशक, ऋषभ बहुत खुश था। क्या ये फिर से बढ़ेगी? ऋषभ ने पूछा। क्या सिस्टम ने नहीं कहा कि यह अगले साल तक बढ़ेगी? लेकिन मुझे इसे अब क्यों बेचना चाहिए? इसे बस क्यों नहीं रखना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम इसे अभी बेचते हो तो तुम्हें एक व्यवसाय कौशल बोनस मिलेगा। इस कौशल के साथ तुम जो भी व्यवसाय चलाओगे वह सफल होगा, भले ही तुम व्यवसाय को बिल्कुल भी न समझते हो। तुम्हें सभी गुणों में एक अतिरिक्त जोड़ 5 भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं बेचते हो तो तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। एक पल रुको, ऐसा लगता है कि यह मिशन ऋषभ के लिए एक परीक्षा है। अगर वह वीरकॉइन नहीं बेचता है तो वह भविष्य में और भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन उसके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ व्यवसाय कौशल है। ऋषभ व्यवसाय को पूरी तरह से नहीं समझता है, लेकिन अगर उसके पास व्यवसाय कौशल है तो वह बिना डर के एक व्यवसाय चला सकता है। मैं इसे बेचूंगा। एक बुद्धिमान विकल्प। कांपते हाथों से ऋषभ 30,000 वीरकॉइन्स बेचता है। उसे पछतावा महसूस होता है, लेकिन उसे वह व्यवसाय कौशल प्राप्त करना होगा। आपने मिशन पूरा कर लिया है। आपने व्यवसाय कौशल प्राप्त कर लिया है। और सभी गुणों में जोड़ 5 जोड़ा गया है। आपने 5 अंक भी प्राप्त किए हैं। वे 30,000 वीरकॉइन्स अब 14 करोड़ 40 लाख रुपए में बदल गए हैं। लेकिन ऋषभ को अभी भी पछतावा महसूस होता है, उसे बाद में और भी ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन ठीक है, पैसा वापस कमाया जा सकता है क्योंकि ऋषभ के पास अभी भी उसका सिस्टम है। लीना, दरवाज़ा खोलो। कयान की चिल्लाहट लीना के दरवाजे पर पीटते हुए बहुत ज़ोर से लग रही थी। लीना, जो उस समय लेटी हुई थी, अभी भी आज सुबह की घटना के बारे में परेशान महसूस कर रही थी। उसके पास अपना दरवाज़ा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कयान दरवाजे को तोड़ सकता था और उसे नुकसान पहुंचा सकता था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कयान का चेहरा तुरंत दिखाई दिया। क्या हुआ? लीना ने पूछा। बाहर तुम्हारे लिए एक बड़ा पैकेज है, ऋषभ की तरफ से। लीना ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ऋषभ, वह मुझे एक पैकेज क्यों भेज रहा है? कयान ने आलसी होकर गहरी सांस ली। मुझे कैसे पता? शायद उसे तुम्हारे प्रति दोषी महसूस होता है। इसके अलावा तुम उसे पसंद भी क्यों करती हो? तुम जानती हो कि तुम अंजलि जितनी खूबसूरत नहीं हो। थप। कयान की आंखें अविश्वास में फैल गईं जब लीना ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा। कयान चुप रहा, ये देखकर कि लीना उस पल कितनी गुस्से में थी। मैं तो बस मजाक कर रहा था। कयान ने बुदबुदाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन उसके मजाक को गंभीरता से लेगी। कया, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मजाक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और तुम्हें पहले स्थिति पर विचार करना होगा। मैं तुम्हारे द्वारा कही गई बातों से बहुत आहत हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अंजलि से नफरत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से तुलना करना पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद ना बड़ी ये आएगा अगर मैं कहूँ कि जोरावर तुमसे बहुत बेहतर है ना? जाने दो, मैं पहले नीचे जाऊंगी। कयान चुप रहा जब उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसे लीना के प्रति बहुत दोषी महसूस हुआ। आखिरकार वह बस उसे बताना चाहता था कि अंजलि और ऋषभ ने डेटिंग बंद करने का फैसला किया था। हालांकि कयान को कारण नहीं पता।
था। उसने सोचा कि यह लीना को खुश करेगा, लेकिन ये पता चला कि कयान ने कुछ भी कहने से पहले ही चीज़ों को खराब कर दिया था। लीना ने अपने सामने के आंगन में एक बड़ा गत्ता का डिब्बा देखा। हाउसकीपर एक बॉक्स कटर के साथ आई ताकि लीना उसे खोल सके। एक बार जब सब कुछ खुल गया तो लीना एक बड़े गुलाब के बर्तन को देखकर बहुत हैरान हुई, जिसमें लिलास गुलाब पूरे थे। गुलाब पूरी तरह से खिले हुए थे, एक हल्के बैंगनी रंग के, ज्यादातर लिलाक की तरह। वे बिल्कुल खूबसूरत थे। गुलाबों के अलावा वहाँ एक छोटा डिब्बा भी था। लीना ने उसे उठाया और धीरे धीरे खोला। जब उसने गुलाब की कलियों के आकार की प्यारी छोटी बोतलें देखीं, जिसमें एक चमकता हुआ हल्का नीला तरल था, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वहाँ बोतलों के बारे में विस्तृत जानकारी भी थी। वसा कम करने के लिए और भिगोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लीना ने भ्रम में बुदबुदाया। फिर वह अपनी नौकरानी की तरफ मुड़ी। कृपया इस गुलाब के बर्तन को गुलाब के बगीचे में ले जाएं, ठीक है? इसे धूप वाली जगह पर न रखें, इसे एक छायादार जगह पर रखें। हाँ मैडम। लीना अपने कमरे में लौट आई। कयान पहले ही जा चुका था, लेकिन लीना को परवाह नहीं थी। वह तुरंत बोतलों का उपयोग करना चाहती थी। ऋषभ ने अपने नोट्स में लिखा था कि उनका दिन में सिर्फ 2 बार उपयोग किया जा सकता है। तो जून की दोपहर हो चुकी थी। लीना उन्हें अपने स्नान के लिए उपयोग करेगी और वह बाद में सोने से पहले उन्हें पी लेगी। लड़की को नहीं पता था कि वह अगले दिन एक नए शरीर के साथ जागेगी। हाँ, ये क्या है? मैं